वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। रुचि, आयुषी, पायल, अलीशा। चलिए देखिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी जुड़ने देते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं। तब तक देखिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं किसी का अगर कोई पर्टिकुलर डाउट रहता है इन 3 क्लासेस से रिलेटेड, जिसका डाउट सेशन हम आज कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेजरली जो आज के हमारे पास यहाँ पर टॉपिक रहेंगे उसमें आपका इंक्लूडेड है पोल्ट्री कम फिशरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम है आपके पास एक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए आपके पास जो पर्टिकुलरली देखा जाए तो दूसरा हमारे पास पिगरी कम फिशरी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम यहाँ पर जितने भी स्मॉल इंटरप्राइजेस हो गए, इसके अलावा मीडियम इंटरप्राइजेस हो गए, और जो लार्ज इंटरप्राइजेस रहते हैं यानी कि उद्यम रहते हैं एग्रीकल्चर में, छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, छोटे व्यवसाय से लेकर के बड़े व्यवसायों तक, जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस देखे जा सकते हैं, उद्यम देखे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो है बात करने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है और कंप्लीटली देखा जाए तो काफी सही टॉपिक है, और इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक ये रहते हैं। ओके, अब देखिए यही क्लास हमारी जो 2 क्लासेस होंगी, जो ये अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, यही 2 क्लासेस आपकी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है। फिर इसके बाद से जो है हम आगे बढ़ेंगे, वहां पर बात करेंगे एंटरप्राइजेस के बारे में, और इसके बाद जो है आगे फॉरेस्ट्री सिस्टम के आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जो भी लोग जुड़े हुए हैं बता सकते हैं, किसका कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है भाई। बिल्कुल, पायल शर्मा जी कह रहे हैं मेन्योर का प्राइमरी रोल फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ है। बिल्कुल भाई, ठीक है, मेन्योर जो है फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ करते हैं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, वो एक ग्रास है भाई, एक तरह का। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ करते हैं। वहीं पर जू प्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन पर फीड करते हैं, यानी कि अगर मेन्यूर डालते हैं तो उससे फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे, फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेगा तो उनको जो है जू प्लैंक्टन क्या करते हैं, एज अ फीड या भोजन के रूप में जो उनको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो इस तरह से जू प्लैंक्टन की ग्रोथ फिर इंक्रीज होती है। अब फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन दोनों जो है मछलियों के लिए काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो फिर उनको फीड के रूप में, फूड के रूप में इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल उस इकोसिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ पर आपके लिए मेन्यूर भी जरूरी है, फाइटोप्लैंक्टन भी जरूरी है, जू प्लैंक्टन भी जरूरी है, और इसके अलावा देखा जाए तो जो अदर हमारे पास यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम में दूसरे यहाँ पर एनिमल देखे जाते हैं वो भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो मेन्यूर आएगा वो उन्हीं में से आएगा, जितने भी हमारे पास, चाहे डेयरी बात करें, पिगरी बात करें, या पोल्ट्री बात करें, या डकरी की बात करें। ठीक है, क्लास 24 समझ नहीं आ रहा, उसमें क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। देखिए क्लास 24 आपकी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा जो है उसमें कंटेंट आपका मेंशन है। ठीक है, पर्टिकुलरली देखा जाए तो क्लास जो 24 है आपकी इंटरप्राइजेस से रिलेटेड, इंटरप्राइज आपको पहले समझना है होते क्या है। जैसे देखिए पर्टिकुलरली कोई किसान है, कोई छोटा किसान है किसी गाँव में, उस वो जो है सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उसके पास ज्यादा खेत नहीं है। ठीक है, कम अमाउंट में, कम मात्रा में जो उसके पास खेत भी है, और कम मात्रा में ही वो क्या करता है, उत्पादन भी करता है। मान लीजिए उसने जो है सब्जियों का उत्पादन किया, तो पहले तो वो अपनी घरेलू जितनी भी उसकी नीड रहेंगी, जरूरतें रहेंगी, उसको पूरी करेगा, घरों के लिए जितनी सब्जियां उसको जो है कंज्यूम करनी होगी उतने रखेगा, बाकी जो बची उसको मार्केट में बेच देंगे भाई। ठीक है, ताकि थोड़ी इनकम भी जनरेट हो जाए। तो इस पर्पज से वो क्या करेगा, छोटा किसान ने क्या किया, अपना एक ठेला लगा दिया भाई वहां पर, और ठेले में अपनी वो सब्जियां बेच रहा है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्मॉल इंटरप्राइज, यानी कि वो ठेले में कहां तक बेच पाएगा भाई, एक छोटे से गांव में बेच पाएगा, या थोड़ा घूम करके 1-2 गांव तक बेच पाएगा, इससे ज्यादा नहीं बेच पाएगा, यानी कि पूरे स्टेट में नहीं जा सकता, डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता। तो ऐसे जो व्यापार है जो एक स्मॉल लेवल तक फैले हुए होते हैं, उसे हम जो है स्मॉल इंटरप्राइजेस कहते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे पास, देखिए मीडियम इंटरप्राइज, जिनकी पहुंच थोड़ी ज्यादा हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो भाई, स्टेट लेवल तक हो। फिर आते हैं हमारे पास लार्ज इंटरप्राइज, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जिन बिजनेसेस की पहुंच होती है वो आपके लार्ज इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक तो ये आपका मेंशन है वहां पर। इसके अलावा आपका मेंशन है वहां पर वैल्यू चेन के बारे में। तो वैल्यू चेन हमें समझना है कि वैल्यू चेन होती क्या है। तो देखिए वैल्यू चेन का मतलब क्या है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्टर, तो वहां पर उत्पादों को उत्पादित किया जाता है, उनका जो है प्रोडक्शन की जाती है, फसलों का वहां पर उत्पादन होता है, फसलों की प्रोडक्शन की जाती है।
तो प्रोडक्शन वाली साइड से उसे हमें जो है कंज्यूमर तक भेजना है, तो पूरा का पूरा उसे कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, मार्केट तक जो है उसे ले जाना रहेगा। तो मार्केट तक ले जाने के लिए हमने जो भी उसमें क्या किया, प्रोसेसिंग की, बीच में जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया, फिर जाकर के उसे कहीं स्टोर किया, फिर जाकर के फाइनली उसे बेचा। तो वो जो बीच के सारी की सारी एक सीरीज होती है, स्टेप्स की सीरीज होती है, अलग अलग कामों की, एक्टिविटीज की, वो वैल्यू चेन कहलाती है, जो उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन साइड से कंज्यूमर तक पहुंचाता है और एक यूजेबल फॉर्म में पहुंचाता है, वो आपका क्या कहलाता है, वैल्यू चेन कहलाता है। ओके, तो जितने भी बिजनेसेस है यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है वैल्यू चेन फॉलो होती ही है। ठीक है। चलिए भाई, बाकी बता सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है भाई। देखिए, समय निकाल करके जो भी आज से ज्वाइन हुआ या कुछ टाइम पहले से ही ज्वाइन हुआ, जिसकी काफी क्लासेस बच चुकी है, तो वो जो है क्लासेस को कंटिन्यूस करते रहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आपके क्लासेस वाइज चले हुए हैं। कुछ टॉपिक जो है 2 से 3 क्लासेस में बंटे हुए हैं, तो अगर आप किसी एक क्लास को पढ़ लें जो बाद के टॉपिक को वहां पर जो है एक्सप्लेन किया गया हो, तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा उस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूस वे में ही, कंटिन्यू ही जो आप क्या करें, क्लासेस को करें भाई, अटेंड करें। ठीक है, स्टार्टिंग से ही शुरुआत करें। स्टार्टिंग की 2 क्लासेस आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, जो डेटा रिलेटेड उसको आप लास्ट में याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की जो भी आपकी क्लासेस रहती हैं, सारी की सारी क्लासेस आप कंटिन्यू वे में ही करें भाई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सर, आप क्लास के ड्यूरेशन में कुछ भी फैक्ट या टॉपिक हाईलाइट, देखिए भाई आकाश जी, बहुत बार मैं क्लास में भी ये बात बता चुका हूँ भाई, ठीक है, कि आपके पास पर्टिकुलरली सिलेबस बिल्कुल नया है, और जो जो चीजें रहती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, उनके क्वेश्चन बना करके इसी लाइव डॉट सेशन में आपके लिए लाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्लास में भी ये मेंशन रहता है कि पर्टिकुलरली कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो तो आपको क्लास में बताया जाता है भाई। ठीक है, और ये सिलेबस ही बिल्कुल नया है, और ना ही इस सिलेबस से कभी किसी दूसरे एग्जाम में कोई ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। जो बनते हैं वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाते हैं भाई। ठीक है। सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई चीज छोड़ देनी है, क्योंकि ये सिलेबस ही नया है, अभी तक ये सिलेबस किसी एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली दिया ही नहीं गया है। ये बीएससी के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो है बच्चे पढ़ते हैं सिलेबस को, जो एग्रीकल्चर का सिलेबस आपके लिए यहाँ पर दिया, बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री सारी की सारी है। तो इससे हम कितने सारे जो है यहाँ पर बना सकते हैं कि हाईलाइट करें उनको, तो जितना कंटेंट है वो सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रहता है उसमें भी, तो उसके आपके लिए देखिए 3 क्लासेस के मात्र 30 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाए गए हैं, तो उनको ठीक से देख लीजिए भाई। तुषार अग्रवाल न्यू ज्वाइनिंग, चलिए भाई, देखिए आप क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है तुषार जी, जो भी आपकी क्लासेस पिछली बची हुई हैं, आप जो है कंटिन्यूसली उनको करते रहिए। ओके, ये ध्यान रखना आपने। बिल्कुल, पायल शर्मा जी कह रही हैं, सर स्मॉल एंटरप्राइज की सबसे बड़ी लिमिटेशन इन्वेस्टमेंट है रिसर्च के लिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये देखा जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं उसका कोई पर्टिकुलर एक ही ओनर देखा जाता है ज्यादातर। ठीक है, कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एक छोटे किसान का, तो वो एक ही किसान रहेगा, ऐसा नहीं कि वो 2-3 किसानों के साथ मिलकर के या किसी दोस्त के साथ मिलकर के जो है वहां पर ठेला लगा रहा है। ठेले में आपको हमेशा एक ही आदमी दिखेगा, तो वो स्मॉल इंटरप्राइज है एक तरह का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ओनरशिप भी एक के पास ही होती है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो वो करता है वो अपनी इनपुट वगैरह में ही करता है, इसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, मार्केटिंग में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं की जाती। मोस्टली जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, ये ज्यादातर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के रूप में ही चलाए जाते हैं, कि इससे जो हम अपने घरों के लिए ही क्या करेंगे, एक तरह से उगाएंगे। बट उसके बाद जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाती है, तो उसको हम फिर क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखा जाता है। मानसी शर्मा जी कह रही हैं, सर लीटर में अगर फीड मिक्स हो जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग, तो वो भी फिश के लिए यूज हो सकती है एज अ फूड। देखिए बिल्कुल भाई, ठीक है, लीटर अगर मिक्स हो जाता है, फीड मिक्स हो जाता है लीटर के साथ, तो वो मेन्यूर का काम करता ही करता है। ठीक है, मेजरली अगर देखा जाए तो वो मेन्यूर का काम वहां पर करता ही करता है। और वही वो देखा ही जाता है भी, पर्टिकुलरली देखा जाए आपका, तो जो एक तो उनका वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, मेन्यूर हो गया, और दूसरा फीड, वो उसमें दोनों रॉ फीड भी रहता है, और एक जो है उनका एक्सक्रीटा, दोनों के दोनों जो है मिक्स फॉर्म में ही ज्यादातर वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर है, बर्ड है,
तो वो जब चलेंगे या खाएंगे तो वो बिल्कुल जो है उसको क्या कर देते हैं, बिखेर कर रख देते हैं, जितनी भी चीजें जैसे वहां पर रहती है, चाहे उनका कोई फीडर उनके लिए कोई रखा गया हो, ठीक है, या पानी पीने वाला पॉट रखा गया हो, तो उसमें से जो है गिरते ही हैं जरूर वहां पर। ओके, तो मछलियों के लिए ओवरऑल वो यूज हो सकता है, वो उसको फीड के रूप में भी यूज कर लेंगी और साथ ही साथ वो मेन्यूर के रूप में भी वहां पर काम में आएगा, दोनों पर्पज के लिए वहां पर वो हो जाएगा। अच्छा, शिवानी जी कह रही हैं सर यूनिट 7 में एक टॉपिक है जो सेम है यूनिट 5 के, तो आप पढ़ाओगे या यूनिट 5 का कंटेंट है पूरा? तो देखिए जो यूनिट 5 और 7 है आपकी दोनों एग्रीकल्चर की यूनिट है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सिलेबस के बारे में बताया था उस वक्त भी आपको ये क्लियरली बताया था कि जो भी आपकी ये पर्टिकुलर दो यूनिट है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको दोनों जगह पर देखने को मिलेंगे। तो यहीं पर हम देखिए लाइफ स्टॉक वाला जितना पोर्शन है वो यूनिट 5 में ही कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट वाले सेक्शन में जो यूनिट 7 है आपकी, वहां पर कंप्लीटली हम बात करेंगे जो भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन रिलेटेड है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन रिलेटेड ही हम वहां पर बात करेंगे। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहते हैं जैसे वाटर हार्वेस्टिंग वहां पर दिया गया है, एनर्जी मैनेजमेंट वहां पर दिया गया है, ठीक है, तो उनको भी वहां पर देखेंगे। और इसके अलावा जो बाकी के आपके टॉपिक रहते हैं लाइफ स्टॉक वाले सारे के सारे यहाँ, और क्रॉपिंग सिस्टम वाले सारे के सारे, और क्रॉप रिलेटेड सारे के सारे दूसरी जगह पर कवर किए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन वो भी हम दूसरी जगह पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस एक जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है वो इंक्लूड करेंगे इस यूनिट में। बिल्कुल देखिए, डॉक्टर धीरेन्द्र जी, बिल्कुल भाई, ठीक है, आपका जो भी आपकी फाइनल जो क्लासेस मिलेंगी नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है, ध्यान रखना अपने नेक्स्ट जो आपकी 7th यूनिट है वहां पर जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी पर्टिकुलरली, उसमें आपका जो है सेलाइन फीचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफस्टॉक ऑफ मध्य प्रदेश दिया गया है, तो वहां पर हम इसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है वो ओवरऑल वहां पर जानेंगे। इसके अलावा जो है हम वहीं पर बात करेंगे कंप्लीटली लाइफस्टॉक के ओवरऑल स्टेटस की, फॉरेस्ट्री स्टेटस क्या है, और जो जितने भी एलिड सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के उनका क्या स्टेटस है मध्य प्रदेश में, वो नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे। यहाँ पर हमने इस वाली यूनिट में ओवरऑल जो नेशनल वाइज डेटा रहता है हमारे पास वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है इंडिया में वो यहाँ पर देखा, मध्य प्रदेश रिलेटेड नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, ठीक है, और वो टॉपिक भी आपका वहीं पर मेंशन है। देखिए मैक्सिमम अगर देखा जाए आपका तो पर्टिकुलरली जो पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग ज्यादातर की जाती है, ठीक है, डेयरी भी काफी कम होती है, डकरी भी काफी कम होती है, क्योंकि ओवरऑल डकरी सिस्टम भी हर एक स्टेट में नहीं अपनाया जाता। पोल्ट्री हर एक स्टेट पे की जाती है, मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह पर की जाती है पोल्ट्री, तो इसलिए मैक्सिमम एरिया में ये देखा गया है कि जो अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो वो ज्यादातर पोल्ट्री के साथ ही इंटीग्रेट करके जो है तैयार किए गए हैं। देखिए अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको टॉपिक वहां पर मिलता है वीडियोस में तो आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में ही आपके पास 10 यूनिट है तो यहीं पर आपको पढ़ना है, इससे बाहर ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए रागिनी जी प्लीज, जो आपका कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ कुछ मेजर मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे स्टॉकिंग डेंसिटी वगैरह हो गया, वहां से मे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरह के आंकड़े हैं तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि स्टॉकिंग डेंसिटी क्या रहती है, स्टॉकिंग का जो समय है वो क्या रहता है, पर्टिकुलर किन साउदर्न रीजन में क्या है, नॉर्दर्न रीजन में जो है स्टॉकिंग का टाइम क्या है, हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, उनसे आपके ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ओके। क्योंकि इस टॉपिक में मैनेजमेंट वाले टॉपिक में कोई और टेक्निकल क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है नहीं। हाउसिंग मैनेजमेंट के है वो हमने डेयरी वगैरह में जो भी जिसके लिए हाउसिंग मैनेजमेंट हमें करनी रहती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है पॉन्ड मैनेजमेंट रिलेटेड हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ जो कंप्लीट स्टॉकिंग वगैरह हो गया उनकी,
कि जो मछलियों को कब यहाँ पर हम एक तरह से स्टॉक करेंगे, कब उनको हार्वेस्ट करेंगे, कब उनको निकाला जाएगा, कितनी बार निकाला जाएगा। और साथ साथ रेशो आपने ध्यान रखना है, अगर हम जो है यहाँ पर कौन सी प्रणाली अपना रहे हैं, 2 फिश वाली है, 3 फिश है, 4 फिश है, ठीक है, 2 स्पीशीज, 3 स्पीशीज, 4 स्पीशीज, कितनी स्पीशीज हम एक जगह पर जो है वहां पर रख रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको जो है वहां पर वो रेशो भी पता होना चाहिए, जो हमने पहले भी अभी तक क्लासेस के माध्यम से बात करते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर तो हम यहाँ पर देखिए ओवरऑल बात करें क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए भाई, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखें तो जो पोल्ट्री कम फिश है वो जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा रहती है, बहुत सारे मुर्गे पालते हैं वहां पर, स्टॉकिंग डेंसिटी भी ज्यादा रखी जाती है, और साथ साथ फिशेस का नंबर भी वहां पर ज्यादा रहता है। वहीं पर देखिए प्रोडक्टिविटी अगर हम ले जाएं दूसरे डेयरी की ओर ले जाएं, कैटल की ओर ले जाएं कि कैटल कम फिश फार्मिंग करेंगे अगर, तो देखिए कितने 3 से 4 से 5 तक हमारे पास मैक्सिमम है कि 1 हेक्टेयर तक का पॉन्ड है, तो उसके लिए 4 से 5 भैंसे ही वही काफी रहती हैं, कैटल वही काफी रहती हैं। मुर्गों में बहुत सारे हम मुर्गे पाल सकते हैं, वो भी हम जानते हैं, स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में कंप्लीटली बात कर चुके हैं, ठीक है। डक्स में हमने देखा कि 5000 प्लस डक्स जो है पाल सकते हैं हम सेमी इंटेंसिव में अगर देखा जाए, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो नंबर के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से हमें जो ज्यादा फायदा मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, पोल्ट्री में मिलेगा। और अगर हम देखें पर यूनिट प्रोडक्टिविटी की बात करें कि अगर कम ही पालें बट अच्छा हो, तो वो डकरी में देखा जाता है इस तरह से, ठीक है। डकरी सिस्टम में ये देखा जाता है कि भले डक्स कम हो बट उनके जो मेन्यूर होते हैं वो ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, पोल्ट्री से ज्यादा न्यूट्रिटिव वो रहते हैं। तो इसलिए जो है वहां पर वो कम नंबर में भी जो है मैक्सिमम को नॉरिश कर सकते हैं, मैक्सिमम फिशेस को जो है वो नॉरिश कर सकते हैं, ठीक है। और एंटरप्राइज से देखिए अभी हम बात करेंगे कंप्लीट 10 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एंटरप्राइज रिलेटेड है। 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे हमारे पास जो आपका पोल्ट्री कम फिश से रिलेटेड है, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डकरी कम फिश से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। बाकी साथ ही साथ देखिए जिसको कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो वो साथ साथ कमेंट कर सकता है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। और जो जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आता रहेगा साथ ही साथ जो आप आंसर भी करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली ये पता चल जाए कि हमने किस तरीके से जो है क्लास को पढ़ा है, ठीक है। आपका एक सेल्फ एनालिसिस भी जो है यहाँ पर होता रहेगा इस सारा। चलिए भाई देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है पोल्ट्री कम फिशरी सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। पोल्ट्री कम फिशरी सिस्टम से क्वेश्चन है आपके पास कि पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स आर वैल्यूएबल इन फिश फार्मिंग बिकॉज दे प्राइमरली, यानी कि जो पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स होती हैं, यानी कि जो मुर्गियों के एक तरह से देखा जाए तो उनके जो बीट होते हैं, ठीक है, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, ओके, वो एक्सक्रीटा जो है काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहता है, किसके लिए, फिश फार्मिंग के लिए वैल्यूएबल रहता है। क्यों वैल्यूएबल रहता है भाई फिश फार्मिंग के लिए, फिशेस के लिए नहीं, ओवरऑल फिश फार्मिंग की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि फीड के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंस देखी जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि सप्लाई डिसॉल्व ऑक्सीजन डायरेक्टली टू फिश, इससे जो है ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन की सप्लाई फिशेस के लिए बढ़ जाती है, यहाँ पर जो डीओ लेवल है पानी का वो बढ़ जाता है जब हम मेन्यूर डालते हैं। तो ये तो नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है, जब भी जो हम मेन्यूर को डालेंगे तो वो क्या करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा, अमोनिफिकेशन वहां पर होगी, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका पर्टिकुलरली ऑक्सीजन लेवल वहां पर बढ़ेगा नहीं भाई, ऑक्सीजन लेवल उल्टा थोड़ा डिप्लीट वहां पर होगा, ठीक है। सेकंड देखिए एनरिच पॉन्ड न्यूट्रिएंट फॉर प्लैंकटन ग्रोथ, पॉन्ड में न्यूट्रिएंट की एनरिचमेंट कर देता है जिसके कारण जो प्लैंकटन्स है वहां पर उनकी ग्रोथ जो है बढ़ जाती है। इसके बाद एक्ट एज अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट, ये जो है एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, जो मिट्टी में पाए जा रहे जितने भी जो है हार्मफुल चाहे कोई बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स वगैरह हैं, अमीबा वगैरह, उनको मार देता है भाई। ये इसके अलावा रिड्यूस पॉन्ड वाटर इवेपोरेशन, क्या करता है ये, पॉन्ड वाटर की जो इवेपोरेशन रेट है उसको कम कर देता है, वाष्पोत्सर्जन कम कर देता है, ताकि जो वाटर लेवल है वो बना रहे भाई उसका। तो इसका देखिए बात करें हम यहाँ पर क्या होता है आपका पर्टिकुलरली राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों का, और मैक्सिमम लोगों का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलरली जो मेन्यूर डाला जाता है, हम करते क्यों इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वहां पर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते ही इसलिए है कि जो मेन्यूर एक जगह से प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे हमारे पास जो है वो डकरी हो, चाहे डेयरी हो,
कहीं से भी जो मेन्यूर प्रोड्यूस हो रहा है वो मेन्यूर कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो और उसी सिस्टम में यूटिलाइज हो, तो दूसरी हम वहां पर एकीकरण में जो है यूज ला रहे हैं, प्रणाली यूज ला रहे हैं। जैसे यहाँ पर फिशरी है तो वो फिशरी में इस्तेमाल हो गई, यूज तो वो हो सकता था, खेतों में भी उसको इस्तेमाल कर सकते थे, बट जब हम एक्वा कल्चर के साथ ये कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एक्वा कल्चर जब कर रहे हैं, तो वो जो वेस्ट एक जगह से प्रोड्यूस हो रहा है दूसरे के लिए वो प्रोडक्टिव साबित होना चाहिए, तो वो यहाँ पर देखा जाता है। देखिए ठीक है, एनरिच पॉन्ड न्यूट्रेंट फॉर प्लैंकटन ग्रोथ, ठीक है, प्लैंकटन ग्रोथ उससे बढ़ जाती है, जू प्लैंकटन ग्रोथ बढ़ जाएगी, मछलियों के लिए जो है प्रॉपर अमाउंट में फीड यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये देखा जाता है यहाँ पर। और देखा जाए तो जो मेन्यूर और जो ड्रॉपिंग रहेगा वो डायरेक्ट फूड की तरह भी यहाँ पर काम करेगा मछलियों के लिए, एक डायरेक्ट फीड की तरह भी काम किया और प्लैंकटन ग्रोथ को बढ़ा करके उन्होंने जो है न्यूट्रिएंट की तरह भी काम किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इन इंटीग्रेटेड पोल्ट्री फिश फार्मिंग द रिकमेंडेड जनरल स्टॉकिंग डेंसिटी इज, ये आपको देखिए यहाँ पर बताना है। स्टॉकिंग डेंसिटी यहाँ पर किसकी, जो मछलियां हैं, ठीक है, जो मछलियां हैं, जो फिशेज है, उनकी स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में बताया जा रहा है कि पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग में हम कितनी स्टॉकिंग डेंसिटी जो है मेंटेन करके रखते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 8000 से लेकर के 8500 फिंगरलिंग्स पर हेक्टेयर, जो हम एक हेक्टेयर के पॉन्ड में इतनी फिंगरलिंग्स डालते हैं भाई। या देखा जाए तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली 2000 से 3000 फिंगरलिंग्स, 15000 से 18000 या 500 से 1000 फिंगरलिंग्स। बताइए क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल कुछ का राइट आंसर आ रहा है, बट कुछ लोग जो है यहाँ पर कुछ और ही ऑप्शन भी सेलेक्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो स्टॉकिंग डेंसिटी हमें समझना है। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि उनको हमने एक तरह से प्रणाली में अभी शुरुआत करनी है उनकी, तो इसलिए हमको उनको पॉन्ड में भर देना है। ठीक है, कहीं से भी हम जर्म प्लांट सेंटर से या किसी भी केंद्र से हम इनको ला सकते हैं फिंगरलिंग्स को। ठीक है, फिंगरलिंग्स क्या होता है, जैसे पर्टिकुलरली जो मछलियां होती है अभी, ठीक है, पहले क्या करेंगे, वो एग लेइंग करेंगी, एग हैच होकर के जो उसमें से क्या निकलती है, छोटी मछलियां उसमें से निकलती हैं, बिल्कुल जो छोटे टेडपोल टाइप रहते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, वो हैच आफ्टर हैचरी वो निकलेगी वहां पर। तो जब वो फिंगर साइज की हो जाती है भाई, ठीक है, जब फिंगर साइज की हो जाती है मछलियां तब उन्हें फिंगरलिंग्स कहते हैं, यानी कि उस एज को उनकी फिंगरलिंग्स कहते हैं। और उस फिंगरलिंग स्टेज में जब वो उंगलियों के साइज की हो जाए मछलियां, उस समय पे हम उनको क्या कर देंगे, स्टॉक कर देंगे। ठीक है, उस समय हम उनको चाहे कहीं से खरीद के लाएं, चाहे कैसे भी अरेंज करें, स्टॉक कर देंगे उनको। ठीक है, और उस समय से लेकर के अगर देखा जाए तो अगले 1 साल तक जो है वो चलेगी। जो हमने आज स्टॉकिंग की वो अगले 12 महीने तक, ध्यान रखना आपने, 12 मंथ तक जो है वहां पर वो कंप्लीट मैच्योर होगी। और कंप्लीट जो उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी वो 12 मंथ के बाद की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना भैया आपने, ये कंप्लीट हार्वेस्टिंग कब की जाती है, 12 मंथ में की जाती है। वहीं पर अगर पार्शियल हार्वेस्टिंग करनी हो, कभी बीच में मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग करनी हो, तो वो हम अलग अलग समय पर कर सकते हैं। कंप्लीट कब करनी है, 12 महीने बाद हमें कंप्लीट हार्वेस्टिंग वहां पर करनी ही करनी है। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल उनका उस समय हो जाता है। ओके, बिल्कुल भाई, फ्राइज, ठीक है, सबसे छोटी क्या होगी, फ्राई होगी, जो हैच होने के बाद जो है फ्राई हो गया, उसमें से फ्राई के बाद जो है फिंगरलिंग, फिर जो है वो एडल्ट स्टेज में आ जाती है मछली यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। 8000 से लेकर के 8500 फिंगरलिंग जो हम यहाँ पर 1 हेक्टेयर के पॉन्ड में डाल सकते हैं, जब वो मछलियों के साथ हम मछलियों के साथ जो है पोल्ट्री की प्रणाली जो है अपना रहे हैं। ठीक है, मुर्गा पालन अपना रहे हैं तब। आगे बात करते देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश ग्रुप बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम डेट्रिटस एंड बेंथिक ऑर्गेनिज्म इन पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग। देखिए यहाँ पर ये आपसे पूछा गया कि अगर हम क्या करते हैं भाई, अलग अलग तरह की एकीकृत फार्मिंग यहाँ पर करते हैं, यानी कि मछलियों में भी हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे, एक ही तरह की मछलियां नहीं रखेंगे, अलग अलग तरह की मछलियां रखेंगे, कुछ सरफेस फीडर, कुछ कॉलम फीडर, कुछ बॉटम फीडर, कुछ वीडी फीडर, हर तरह की मछली की प्रजाति हम पालेंगे भाई उस पॉन्ड में। ठीक है, और उसमें हमने मुर्गे भी अलग से पाले हुए हैं भाई। ठीक है, मुर्गे भी पाले हुए हैं, और जो पॉन्ड है उसमें ये सारे के सारे हमारे पास जो है क्या है, प्रजातियां हैं। तो इनमें से किस प्रजाति के लिए जो है, जो बेंथिक और जो डेट्रिटस ऑर्गेनिज्म वहां पर हैं, डेट्रिटस और बेंथिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो सतह में पाए जाते हैं भाई, ठीक है, तल में पाए जाते हैं, बिल्कुल पानी के तल में देखने को हमें मिलेंगे। जैसे सबसे ऊपर कौन सी होगी भाई, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए पॉन्ड है, ये पॉन्ड की गहराई है इस तरह से नीचे के लिए, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेंथिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जिन्हें बेंथोस भी कहते हैं हम, ओके, वो कहां पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाएंगे भाई, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से इस सरफेस में होंगे, बिल्कुल नीचे वाली जो तल होगा, ठीक है, तल होगा यहाँ पर, वहां पर पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस मछली के लिए वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है भाई, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, कि किस मछली के लिए वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे, कौन उनको खा सकती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है।
बताइए भी जल्दी से। सरफेस फीडर के लिए जो है वो बेंथिक ऑर्गेनिज्म अच्छे रहेंगे, या कॉलम फीडर के लिए अच्छे रहेंगे, बॉटम के लिए रहेंगे, या वीडी फीडर के लिए रहेंगे? सरफेस फीडर हम जानते हैं जो यहाँ पर ऊपर ऊपर सरफेस में क्या करेंगे, फीड करेंगे, वो क्या हो गए, सरफेस फीडर हो गए। यानी सबसे ऊपर कौन करते हैं, सरफेस फीडर मछलियां ऊपर ऊपर तैरती रहती है, ऊपर से ही भोजन खाती हैं। फिर कॉलम फीडर जो इस बीच वाले सेक्शन में जो रहेंगी वो कौन सी होगी, वो कॉलम फीडर होगी भाई, ठीक है, यहीं से जो भोजन यहाँ पर रहेगा उसको खाएंगे। फिर आती है बॉटम फीडर, ठीक है, कौन सी, बॉटम फीडर। तो जो बॉटम फीडर रहती है वो कहां पर होंगी, बॉटम में होंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म बॉटम में पाए जाते हैं, तो बॉटम फीडर के लिए ही वो क्या होंगे, एक तरह से वो उनको भोजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो जो सेडिमेंट हो जाएगा फूड नीचे उसको भी खाएंगी, और जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनको भी जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर फीड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो ऊपर वाली हमारे पास सरफेस वाली यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें कुछ ये जो वीडी फीडर्स है वो भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ग्रास कार्प वगैरह वो भी कुछ सरफेस पर जो है यहाँ पर रहेंगी, सरफेस ग्रासेस को भी खाती हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो कभी देखिए क्या है, जो सबसे हल्की पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स वगैरह रहेंगी वो सरफेस पे ही तैरती रहेंगी जब तक वो प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज ना हो जाए, तो उनके लिए जो है वो फीड ऊपर रहता है। इसके अलावा कोई इंसेक्ट अगर बाहर से कोई गिर जाता है भी उसमें, उनको वो खाती हैं। और साथ ही साथ डकरी सिस्टम में जो गिरे हुए इंसेक्ट है यहाँ पर देखिए पड़े रहते हैं सरफेस में, उनको जो है डक्स भी कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे ही इंटीग्रेटेड में अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है फीडिंग अरेंजमेंट भी होती रहती है। ठीक है, आगे देखिए, इन द पॉलीकल्चर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड एक्सोटिक कार्प द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ सरफेस फीडर इज। देखिए, जब हम क्या करते हैं, पॉलीकल्चर करते हैं, ठीक है, पॉलीकल्चर मैंने क्लास में आपको सही से बताया था, पॉलीकल्चर यानी कि जब हम जो है ये सारे के सारे फीडर मछलियों को क्या करते हैं, एक ही जगह पर जो है पालते हैं इनको, तो वो क्या कहलाता है आपका, पॉलीकल्चर उसे कहा जाता है। अब उसमें हम जो है कुछ इंडियन भी रखेंगे, एक्सोटिक भी रखेंगे, ठीक है, पॉलीकल्चर में। तो जब हम कॉम्बिनेशन में इंडियन और एक्सोटिक दोनों तरह की मछलियों को यहाँ पर पालते हैं, तो अप्रोक्सीमेट जो परसेंटेज रखी जाती है सरफेस फीडर्स की, वो कितनी रखी जाती है, सरफेस फीडर मछलियों की अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कितनी होती है? 10% रखते हैं, 20 रखते हैं, 30 रखते हैं, या 40 रखते हैं? बताइए। तो सतह पे भोजन खाने वाली जो मछलियां हैं उनका हम कितनी परसेंटेज जो है यहाँ पर रखते हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बताइए भाई, साथ ही साथ बताइए, जो हमारे पास बॉटम और कॉलम वाली होती है उनकी कितनी परसेंटेज रखी जाती है भाई? बताइए जल्दी से। बॉटम और कॉलम फीडर्स की कितनी परसेंटेज रखी जाती है? तो सभी का सही आ रहा है, 40% रखे जाते हैं भाई। सरफेस फीडर कितनी होती है, 40% रखी जाती है। बिल्कुल सही है, सभी का बिल्कुल सही है। बाकी बताइए, जो दूसरी रहती है हमारे पास कॉलम फीडर और बॉटम फीडर, वो कितने कितने परसेंट जो है रखी जाती हैं? बताइए भाई जल्दी से। बिल्कुल। चलिए भाई। देखिए, 10, 20, 30, 40 सभी जो है यहाँ पर 10, 20, 30, 40 पे अटके हुए हैं सारे के सारे। करेक्ट बताइए भाई, करेक्ट क्या है, एग्जैक्ट क्या है? बिल्कुल। चलिए भाई, ठीक है, ठीक है, कितने रहती है, 30% तक हमारे पास कौन सी मिलती है, कॉलम फीडर। ठीक है, चलिए ये भी सही है भाई। ठीक है, कॉलम फीडर कितनी तक रहती है, लगभग 30% तक जो हम क्या रखते हैं, जो कॉलम फीडर हैं वो कितनी रहती है आपकी, 30% तक जो है वो रहती है। अब बताइए, बॉटम फीडर में स्पेसिफिकली बॉटम फीडर कितने रहती है भाई? बताइए बताइए भाई। और सबसे कम कौन सी रखी जाती है भाई, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
सबसे कम मोस्ट कॉमनली कौन से रखते हैं, जो वीडी फीडर्स रहती है, ठीक है, वो ध्यान देना आपने, कौन सी, जो वीडी फीडर्स रहती है या ग्रास कार्प्स रहती हैं, वीडी फीडर्स जो है सबसे कम यहाँ पर रखी जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जो वीडी फीडर्स है, लोएस्ट नंबर जो रहेगा, लोएस्ट स्टॉकिंग डेंसिटी जो है किसकी रहती है, वो रहती है वीडी फीडर्स की, ठीक है। क्योंकि अगर वीडी फीडर का देखिए यहाँ पर नंबर बढ़ा दिया जाए, ये आपने ध्यान रखना है कि वीडी फीडर का नंबर अगर बढ़ा दिया जाए तो दूसरी मछलियों के लिए जो वहां पर प्लैंक्टन्स, जो प्लैंक्टन्स जैसे जो फूड मटेरियल है वो यहाँ पर नहीं बचेगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए तो पर्टिकुलरली कुछ जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स है जो सभी के लिए क्या है यहाँ पर हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है उनकी भी क्या देखी जाएगी, यहाँ पर कमी देखी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है। 20% तक जो है हमारे पास क्या है, जो बॉटम फीडर है उनको हम कितना रखते हैं, 20% तक जो है बॉटम फीडर रखी जाती है, ये भी सही है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग इज मोस्ट प्रेफर्ड इन फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग ड्यू टू इट्स मैन्यूर वैल्यू। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं अलग अलग सिस्टम्स, ये क्या है, ये है हाउसिंग सिस्टम्स, ठीक है, जहां पर रखा जाता है भाई पोल्ट्री को, जिन सिस्टम के थ्रू पाला जाता है, जिस तरह के हाउसिंग में रखा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन सी है जब हम फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो इनमें से कौन सा सबसे अच्छा सिस्टम रहेगा, केज सिस्टम, डीप लिटर, सेमी इंटेंसिव या फ्री रेंज सिस्टम, बताइए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा यहाँ पर। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल है भाई, और थोड़ा समझने वाला है, बिल्कुल भाई, ठीक है, ठीक है, ये समझने वाला है, यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है भैया। जैसे पहले अगर हम बात करें, देखिए इंटीग्रेटेड पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग जब भी हम करेंगे तो हमें जो पोल्ट्री मेन्यूर चाहिए वो ज्यादा मात्रा में चाहिए, ताकि हम जो है उसको 1 हेक्टेयर तक के पॉन्ड में कम से कम डाल सकें, ठीक है, तभी जाकर के इंटीग्रेटेड सिस्टम कैसा होगा, फुलफिल हो पाएगा। नहीं तो मेन्यूर की कमी अगर हो गई तो अपने हिसाब से फिर अलग रेंज में हमें वहां पर फीड अप्लाई करना पड़ेगा, उनको मेन्यूर अलग देना पड़ेगा पॉन्ड में। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर प्रॉपरली जो है क्या देखा जाता है, डीप लीटर सिस्टम, ठीक है, जो आपके पास कौन सा रहता है, डीप लीटर सिस्टम, जिसे जो है गहरी या गहन शैया प्रणाली भी जिसे कहा जाता है, जहां पर जो है क्या किया जाता है, काफी मोटी लेयर में जो है क्या कर देंगे हम यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या कर देते हैं, जो लीटर रहते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है, उनका एक कंप्लीट बिछौना जो है नीचे बिछा देते हैं। और इससे देखा जाए तो जो कुछ नेचुरल बिहेवियर होते हैं बर्ड के, जैसे सैंड बाथ हो गया भाई, ठीक है, सैंड बाथ हो गया वो, इसके अलावा देखा जाए तो नॉर्मल उनका एक तरह से बेडिंग मटेरियल जो है अच्छा यहाँ पर रहता है, जिसके कारण उनके जो पैरों में रोग वगैरह लगना वो भी काफी कम जो है देखे जाते हैं। इसलिए जो डीप लिटर सिस्टम वो सबसे ज्यादा अपनाया जाता है जब भी हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जाए भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम मैन्योर प्रोडक्शन जो है होगी। देखिए हाउ मच पोल्ट्री मैन्योर कैन 500 बर्ड, और अगर बात करें जिसका जो लाइव वेट है, ठीक है, 500 का लगभग 450 kg लाइव वेट अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, वो लगभग डेली बेसिस पर कितना जो है मैन्योर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यानी कि 500 पक्षी मिलकर के, 500 मुर्गे मिलकर के लगभग कितना मैन्योर जो है प्रोड्यूस करेंगे एक दिन में फिशेस की पॉन्ड फर्टिलाइजेशन के लिए, 5 kg, 15 kg, 25 kg या 50 kg। भाई इसको वेरीफाई कर लीजिएगा भाई, ठीक है, परसेंटेज को आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ओके, कि नॉर्मल जो हमारे पास जब हम एग्जॉटिक के साथ करते हैं तब कितना है, और दूसरा जो हमारे पास इंडिजिनस ही ब्रीड्स की, जब हम इंडिजिनस ही वेराइटीज की जब हम जो है पॉलीकल्चर करते हैं उसमें कितना रहता है, तो परसेंटेज एक बार क्लेरिफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बुक से देख के, क्लास नोट से देख के जो है वेरीफाई कर लीजिएगा, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात पे, परसेंटेज जो है वेरीफाई कर लीजिएगा। 25 kg, 25 kg, ठीक है, तो बिल्कुल सही, कौन सा हो जाएगा, 25 kg जो है राइट आंसर हो जाएगा, लगभग कितना 25 kg तक की प्रोडक्शन जो यहाँ पर रहती है, ओके, और एक दिन के लिए जो सफिशियंट वो रहता है 1 हेक्टेयर में प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल भाई, देखिए स्टैंडर्ड मैनेज्ड फीडिंग के साथ ही बात की जा रही है, पर्टिकुलरली जो उनकी ऑन एन एवरेज यील्ड देखी जाती है मैन्योर की, ठीक है,
ओके अंकित दास जी, इंडिजिनस में कॉलम में रहती हैं 20% और एक्सोटिक में रहती हैं 30%। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा इसको एक बार वेरीफाई भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सारे जो है वेरीफाई इसको कर लीजिएगा। ओके ठीक है, इंडिजिनस में आपका 20 रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया द आइडियल स्टॉकिंग एंड हार्वेस्टिंग शेड्यूल फॉर फिश इन पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग इज। देखिए, नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात की जा रही है स्पेसिफिकली यहाँ पर। ठीक है, साउदर्न रीजन की बात नहीं की जा रही है, नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात की जा रही है कि जो आइडियल स्टॉकिंग और जो हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है, कब स्टॉकिंग करते हैं, कब जो है हार्वेस्टिंग करते हैं फिशेस की, जब भी उनको पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग के अंतर्गत हम एक तरह से पालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि स्टॉकिंग की जाएगी मार्च में और हार्वेस्टिंग की जाएगी अक्टूबर नवंबर में। दूसरा कह रहा है स्टॉकिंग की जाएगी जनवरी में और हार्वेस्टिंग की जाएगी जुलाई में। तीसरा कह रहा है जून में जो है यहाँ पर जून से सितंबर तक जो है स्टॉकिंग करेंगे और अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि अगस्त में जो है यहाँ पर स्टॉकिंग करेंगे और दिसंबर में उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। बताइए। कब की जाती है भाई? मार्च एंड अक्टूबर नवंबर, मार्च एंड अक्टूबर नवंबर, बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। मार्च में क्या की जाती है अभी नॉर्दर्न रीजन की हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मार्च के समय पर स्टॉकिंग होगी। हार्वेस्टिंग जो है कब होती है यहाँ पर? अक्टूबर और नवंबर के टाइम पर जो है हार्वेस्टिंग होगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते देखिए जो साउदर्न रीजन होते हैं भाई, ठीक है, साउदर्न रीजन की अगर बात की जाए तो साउदर्न रीजन में कब होता है? जो स्टॉकिंग यहाँ पर होगी पर्टिकुलरली आपकी कब होती है? वो जून से सितंबर के टाइम पर जो है स्टॉकिंग होगी और अप्रैल के टाइम पर जो है वहां पर हार्वेस्टिंग होगी। ये साउदर्न रीजन की बात हो रही है भाई। ठीक है, कौन से हैं? साउदर्न रीजन की बात है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एवरेज एग प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ लेइंग बर्ड इन इंटीग्रेटेड पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग इज। देखिए यहाँ पर एवरेज एग लेइंग जो है कितनी रहती है जब भी हम इंटीग्रेटेड तरीके से पोल्ट्री कम फिशरी करते हैं? एवरेज यहाँ पर पूछा जा रहा है, एवरेज एग लेइंग कैपेबिलिटी जो है कितनी देखी जाती है? 100 एग्स पर ईयर, 150 एग्स पर ईयर, 300 एग पर ईयर या 200 एग पर ईयर, कितनी होती है भाई? चलिए देखिए नंबर है बिल्कुल याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखते हैं इसको, 200 एग पर ईयर। ठीक है, कितना यहाँ पर इंटीग्रेटेड में जो ऑन एन एवरेज लगभग 200 एग्स पर ईयर देखी जाती है। बिल्कुल सही है, मनीषा शर्मा जी राइट है, रागिनी जी का भी बिल्कुल राइट है। ओके, कितना हो जाएगा? 200 एग्स पर ईयर, ध्यान रखना आपने ये। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सेस पोल्ट्री मेन्यूर एप्लीकेशन इन पॉन्ड्स में लीड टू, यानी कि देखिए अगर ज्यादा ही पोल्ट्री मेन्यूर हम क्या कर देते हैं, एक तरह से वहां पर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, पॉन्ड में ज्यादा ही मेन्यूर अगर डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके क्या फिर नुकसान क्या देखे जाते हैं भाई उसके? ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रैपिड फिश ग्रोथ होने लग जाएगी, जल्दी जल्दी जो है फिशेज की ग्रोथ होने लग जाएगी, या ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाएगी और जो फिशेज हैं वो मरने लग जाएंगी। तीसरा कह रहा है यहाँ पर कि एल्गल ब्लूम जो है यहाँ पर कम हो जाएगा, कि जो जितने भी वहां पर एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं जो पूरी सतह को घेर लेते हैं उनमें कमी आ जाएगी। या इंक्रीज्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल, या जो डीओ लेवल है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल है, जो पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, घुली हुई ऑक्सीजन है पानी में, उसका लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा। बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड फिश मॉर्टेलिटी, बिल्कुल से भी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो जाएगा उस तरह से, क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जैसे वहां पर जाएगा फर्मेंटेशन वगैरह शुरू होगी। एमोनिफिकेशन तो पहले ही उसकी हो जाएगी, जैसे वहां पर जाएगा अमोनिया रिलीज होगा, फर्मेंटेशन होगी, जिससे वहां पर देखा जाए तो जो पर्टिकुलरली CO2 का लेवल बढ़ेगा। तो इस कारण से देखा जाए ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ओके, और जितना ज्यादा मेन्यूर जाएगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी पौधे की ग्रोथ ज्यादा हुई तो वो भी डीओ को यूज करेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करेगा, तो ऑक्सीजन डिप्लीशन तय है। इसके बाद फिश मॉर्टेलिटी, यानी कि जब ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाए तो फिशेस के लिए फिर ऑक्सीजन नहीं बचेगी, ऊपर से प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, ज्यादा ही वहां पर एल्गल ब्लूम हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, एल्गल ब्लूम में इंक्रीज देखा जाएगा,
जिसके कारण सतह से फिर लाइट आना भी बंद हो जाएगी और फिशेस के लिए और ज्यादा वो नुकसानदायी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इन टू टायर इंटीग्रेटेड फार्मिंग ऑफ पोल्ट्री, पिग कम फिश, द मेन बेनिफिट ऑफ पिग्स इज, देखिए जब हम टू टायर करते हैं यानी कि फिशरी के साथ जब हम दो और यहाँ पर जो है सिस्टम को अपनाते हैं जिसमें पोल्ट्री एक है और दूसरा हमारे पास पिगरी रहता है। ठीक है, जब हम एक्वाकल्चर में पोल्ट्री और पिगरी इन टू टायर सिस्टम का जब हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो उसका जो है पिग्स का क्या बेनिफिट है उसमें। ठीक है, पिग्स का उसमें क्या बेनिफिट है, जैसे पोल्ट्री का तो चलिए ड्रॉपिंग का बेनिफिट है, पिग्स का उसमें क्या बेनिफिट है। देखिए, कन्वर्जन ऑफ चिक ड्रॉपिंग इनटू यूजेबल फीड एंड मैन्यूर, या कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स, या डायरेक्ट एग प्रोडक्शन, या इंक्रीज वाटर टेम्परेचर। बताइए इनमें से क्या जो है यूज रहता है यहाँ पर पिग्स का, बताइए। जल्दी बताइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत सही भाई, वेरी गुड भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्या करते हैं ये, जैसे अगर हम बात करें जो पोल्ट्री मेन्यूर होते हैं भाई, ठीक है, पोल्ट्री मेन्यूर में मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, ओके, रिड्यूस्ड मॉइस्चर कंटेंट रहता है और बिल्कुल जो है वो बेड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रॉपरली उनमें अगर देखा जाए तो किसके मुकाबले कंपैरिजन में जो पिग्स हैं, ठीक है, पिग्स के कंपैरिजन में मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, साइज कम होगा, और देखा जाए तो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है थोड़ा वहां पर ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड मेन्यूर है थोड़ा वो, ठीक है, जो पोल्ट्री वाला मेन्यूर है थोड़ा कंसंट्रेटेड है। वहीं पर देखा जाए तो जो पिगरी मेन्यूर वो थोड़ा उससे कम कंसंट्रेटेड होगा, न्यूट्रिएंट में वो उससे थोड़ा कम होगा। तो इस तरह से एक प्रॉपर तरीके का क्या बनता है, मेन्यूर फाइनली बनता है जब दोनों क्या हो जाए यहाँ पर मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसलिए एक प्रॉपर कंसेंट्रेशन के साथ फाइनली मेन्यूर जो है तैयार होता है। जो चिक्स की ड्रॉपिंग्स वगैरह है, ठीक है, पोल्ट्री की ड्रॉपिंग है, वो मिल जाएंगी पिगरी के साथ, पिगरी के जो इनका मेन्यूर होगा और उसके साथ मिलकर के जो है प्रॉपर यहाँ पर एक बैलेंस्ड मेन्यूर फाइनली तैयार हो जाएगा। डॉक्टर अंकिता जी भाई, हमारे पास 30 क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर ओवरऑल 30 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल। अभी ये पोल्ट्री और फिशरी के रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास 10 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद जो अगले 10 क्वेश्चन है वो हम जो है नेक्स्ट जो पिगरी कम फिशरी रिलेटेड है उसके बाद के जो है एंटरप्राइज रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन टोटल। आगे देखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड पिगरी विद फिश फार्मिंग इज, ये बताना आपको मेन एडवांटेज क्या है कि हम जो है फिशरी और पिगरी एक साथ करते हैं। जैसे कि इंक्रीज्ड पिग मीट क्वालिटी, इससे जो है पिग की मीट क्वालिटी बढ़ जाती है, तब की जाती है भैया। या डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड विद पिग डंग, या इसके बाद कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड, या रिडक्शन ऑफ पिग फीडिंग कॉस्ट। देखिए इनमें से क्या फायदा रहता है भाई यहाँ पर, तो देखिए फीड तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ये बिल्कुल ही, कि मछलियों का फीड तो वो नहीं खाएंगे भी, उल्टे तौर पर वो यूज नहीं करेंगे उसको, पिग्स उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड, तो एक्वेटिक वीड तो मेन्यूर से कंट्रोल नहीं होने वाले, सिंपल सी बात है, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड विद पिग डंग, ये हो सकता है आपका। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। कि क्या होती है, हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो डंग है उनका, जो गोबर है उनका, उसको डायरेक्ट ही हम पॉन्ड में डालेंगे, वो मेन्यूरिंग का काम करेगा। तो जितने भी हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम अपनाते हैं, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया कि वो सिस्टम हमारे निर्भर ही इस तरह से एक दूसरे पे रहते हैं कि एक का जो वेस्ट है वो दूसरे में क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए। और पहला क्या कह रहा था, इंक्रीज्ड पिग मीट क्वालिटी, तो इससे क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं रहता, मीट क्वालिटी का लेना देना रहता है। ये पिग की जो इंडिविजुअल फीडिंग है, फीडिंग मैनेजमेंट है, उससे जो है इंपैक्ट पड़ता है इस पे, ठीक है, क्वालिटी पे। आगे बात करते देखिए, ऑन एवरेज हाउ मच डंग डज अ पिग प्रोड्यूस एनुअली इन एन इंटीग्रेटेड फिश कम पिग फार्मिंग, कितना डंग प्रोड्यूस करता है भाई, 100 से 200 किलो, 250 से 300 किलो, 500 से 600 किलो, या 800 से 1000 किलो। बताइए कितने किलोग्राम एक एनुअली पूछा जा रहा है भाई, ठीक है, एक साल में कितना प्रोड्यूस करता है भाई ऑन एन एवरेज सिंगल पिग प्रोड्यूस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सुरेश जी, आपका अवेलेबल रहेंगे भैया, ठीक है, ध्यान रखना, अवेलेबल रहेंगी आपकी क्लासेस, आपको बाद में भी आप क्लासेस देख सकते हैं। बताइए, बिल्कुल भाई, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 500 to 600 के जी, ये ध्यान रखना आपका। तो देखिए ये याद ही ऐसे होगा आपको, आप जितना भी ज्यादा रट लें इसको, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर होगा आंकड़ों में, इतने सारे आंकड़े जो है आपने अभी तक पढ़ लिए हैं, कहीं ना कहीं जरूर कंफ्यूजन इस तरह से हो जाएगा। बट अगर आप लाइव सेशन में आकर के यहाँ पर आमने सामने अगर देखेंगे इस चीज को, कि क्वेश्चन पूरा बना हुआ है यहाँ पर 500 से 600 है, तो ये आपको याद रहेगा भैया, ठीक है, पूरी तरह से आपको ये याद रहेगा। पोल्ट्री में हमने देखा
25 था वहां पर भाई, ओवरऑल जो उनका मेन्यूर प्रोडक्शन रहती है 25 kg था, ठीक है, पर डे का। और यहाँ पर हमने देखा कि कितना है, 500 से 600 है। तो सिंपल सा अब ये याद रहने वाला है हमें कि जब पिगरी की जाएगी फिशरी के साथ, तब वो जो है 500 से 600 किलोग्राम जो है एक साल में लगभग एक पिग जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा मेन्यूर को। ठीक है, तो यही फायदा रहता है भाई यहाँ पर प्रॉपरली जो अगर आप क्या करेंगे, इंटरेक्टिव वे में जो है क्लासेस करते रहेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पिग्स आर सफिशिएंट टू फर्टिलाइज 1 हेक्टेयर ऑफ फिश पॉन्ड। बताइए भाई, लगभग जो है यहाँ पर कितने पिग्स की जरूरत होती है 1 हेक्टेयर के फिश पॉन्ड के लिए मेन्यूर अवेलेबल कराने के लिए। तो देखिए 10 से 15 पिग चाहिए, 70 से 80 पिग चाहिए, 50 से 60 चाहिए, 30 से 40 पिग्स चाहिए। देखिए आपके सिलेबस से क्वेश्चन बनते ही यही है भाई, ठीक है, जितना भी आपका ओवरऑल ये फार्मिंग सिस्टम है इनसे यही क्वेश्चन बनते हैं आपके, या टेक्निकल क्वेश्चन कह लें या सिंपल से सरल क्वेश्चन कह लें, यही आपके पास जो है यहाँ पर बन करके आते हैं। ओके, बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 30 to 40 पिग्स। ठीक है, लगभग 30 से 40 पिग जो है यहाँ पर 1 हेक्टेयर तक के पॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो आंकड़ों वाला डेटा है ये बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करें, द एवरेज फिश यील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड पिगरी कम फिश फार्मिंग इज। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि जो ओवरऑल यील्ड यहाँ पर देखी जाती है किसकी, एवरेज यील्ड पे। ठीक है, एवरेज फिश की यील्ड जो ऑब्टेन की जा सकती है जब हम पिगरी के साथ फिशरी कर रहे हैं, तो वो कितनी होती है, 6000 से 7000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर में ली जा सकती है यील्ड। 3500 से 4000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर, 2000 से 2500 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर, या 9000 से 10,000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। कितनी यील्ड रहती है भाई, बिल्कुल भाई 0.4 हेक्टेयर मतलब 1 एकड़ होता है भाई। ठीक है, देख पाए, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट हमारे पास देखा जाए तो 2.5 एकड़ के आसपास जो है 1 हेक्टेयर के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, 2.5 एकड़। बिल्कुल भाई, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना है, 6000 to 7000। ओके, ध्यान रखना है 6000 to 7000 केजी तक की ओवरऑल जो फिश यील्ड है वो ली जा सकती है जब हम इंटीग्रेटेड पिगरी के साथ उसे करते हैं। आगे देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग पिग ब्रीड इज कॉमनली रिकमेंडेड फॉर इंटीग्रेशन विद फिश फार्मिंग ड्यू टू फास्ट ग्रोथ। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये टेक्निकल क्वेश्चन तो यही आपका बनता है यहाँ से। देखिए कि अगर हम बात करें कौन सी जो है पिग की ब्रीड ऐसी है जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जब भी हम फिश के साथ उसकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे। तो ये तो सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड को हम जो है इंटीग्रेटेड फिशरी में रखते हैं, एक्वाकल्चर में रखते हैं, या ब्लैक बंगाल को रखते हैं, मेवाड़ी हो गया या घुंघरू हो गया, बताइए कौन से रखते हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड। ये जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, इंटीग्रेशन में भी अच्छी मानी जाती है और नॉर्मल पालने के लिए भी जो है ये अच्छी ब्रीड मानी जाती है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। ठीक है, बाकी स्केवेंजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो घुंघरू ब्रीड है ये स्क्वेंजिंग के हिसाब से जो है अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि अगर इंटेंसिव मैनेजमेंट हमें नहीं करनी है, बस ऐसे ही नॉर्मली पालना है उन्हें, तो इसलिए जो है घुंघरू ब्रीड इस तरह के लिए अच्छी मानी जाती है। आगे देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ फिंगरलिंग्स इन पिगरी कम फिश फार्मिंग पर हेक्टेयर। देखिए यहाँ पर जो है कितनी है, पिगरी कम फिश फार्मिंग में जो है स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी रहती है। बिल्कुल भाई, इंडिजिनस को जो है काफी कम यूज करते हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी उनकी कम होती है। ठीक है, और इंडिजिनस को ज्यादातर हम स्क्वेंजिंग सिस्टम में ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, फ्री रेंज सिस्टम या स्क्वेंजिंग सिस्टम जो रहता है इनका। ठीक है, 2000 से 3000 फिंगर लिंग, 5000 से 6000, 12000 से 15000 या 8000 से 8500 कितनी रहती है भाई, बताइए। बिल्कुल, कितनी हो जाएंगी,
8,000 टू 8,500, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना कितने हैं, 8,000 टू 8,500 फिंगरलिंग। आगे बात करते हैं, देखिए इन फिश पिग इंटीग्रेटेड फार्मिंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बॉटम फीडर इन पॉलीकल्चर। चलिए भाई अब बताइए यहाँ पर कितना रहता है कंपोजिशन भाई, यहाँ पर किसका कहा गया, बॉटम फीडर्स का कंपोजिशन जो है यहाँ पर पूछा गया। बाकी देखिए वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर इसको, ठीक है, वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा एक बार कितना कितना परसेंटेज जो है रहता है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार, ठीक है, तो इनको आपने जो है वेरीफाई एक बार जरूर कर लेना है। देखिए जब हम पिग कम फिश फार्मिंग करते हैं इंटीग्रेटेड वे में, तो जो परसेंटेज कंपोजिशन रहता है बॉटम फीडर का वो कितना होता है, 10, 20, 30 या 40%, बताइए कितना परसेंट रखा जाता है। बिल्कुल सही भाई, रागिनी जी का बिल्कुल सही आंसर आया भाई यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मनीषा, निकिता जैन, कृतिका जी, अंचल जी, बिल्कुल सभी का, डॉक्टर सूरज विश्वास जी, प्रीति जी, तनुजा, शैलेंद्र जी, बिल्कुल सभी का देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना है कितना होगा 30%, बाकी का आपने चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है, बाकी का जो है क्लासेस में एक बार सही से देख लीजिएगा, पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा सही से। बिल्कुल देखिए इंटीग्रेटेड में यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट मिल गया ये कि दोनों में जो है फिश की स्टॉकिंग डेंसिटी सेम है, पहले भी हमने देखा 8,000 से 8,500, तो यहाँ पर भी 8,000 से 8,500, तो इस तरह से क्लियर हो गया कि दोनों में जो है क्या रहेगी, सिमिलर ही हमारे पास रहेगी। तो बहुत सारे ऐसे भी डेटा रहते हैं जहाँ पर थोड़ा सिमिलरिटी भी है, तो इस तरीके से हम उनको देख सकते हैं। ओके, मेमोराइज करने में ईजी हो जाता है कि जिसमें थोड़ी सिमिलरिटी सिमिलरिटी है उनकी एक ग्रुपिंग कर दो, अलग से उनकी ग्रुपिंग कर दो। आगे देखिए, विच केमिकल इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल एल्गल ब्लूम इन पिग कम फिश पॉन्ड्स। देखिए एल्गल ब्लूम क्या है, जिसमें तो पहले बताया कि सरफेस पे क्या हो जाते हैं, कुछ ग्रासेस एल्गीज वगैरह जो है यहाँ पर ग्रो होने लग जाती हैं, ठीक है, और वो पूरी तरह से सरफेस को ढक देते हैं क्योंकि वो प्लांट्स हैं। ओके, तो प्लांट्स हैं तो उस तरह से वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी उसको जो है इस्तेमाल करेंगे, ओके, या जो भी न्यूट्रेंट होंगे पानी में उसको वो इस्तेमाल करेंगे, और ऊपर से जो है पूरे के पूरे तालाब को वो ढक देंगे, जिसके कारण नीचे जो है ना तो ऑक्सीजन सही से बचेगी और ना ही जो है लाइट प्रॉपरली पहुंच पाएगी, जिसे हम एक तरह से यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। मेजरली न्यूट्रेंट के ज्यादा एक्यूमुलेशन से होता है, जिसमें जो है सल्फेट और नाइट्रेट न्यूट्रेंट जब ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, सल्फेट हो गया और नाइट्रेट हो गया, जब ये न्यूट्रेंट की एक्यूमुलेशन मैक्सिमम जो है यहाँ पर देखी जाती है पॉन्ड्स में या किसी भी वाटर बॉडी में, तो यूट्रोफिकेशन हो जाती है और एल्गल ब्लूम हो जाता है, एक्वेटिक प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर सरफेस पे ना तो लाइट जा पाती है ना ऑक्सीजन प्रॉपर वहां पर रह पाती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि एल्गल ब्लूम को यहाँ पर किस केमिकल के यूज से कंट्रोल किया जा सकता है, कॉपर सल्फेट के यूज से 0.01 ppm, या डायूरॉन 0.12 0.3 ppm, या यूरिया 0.2 ppm, या लाइम 1000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर अगर हम यूज करते हैं तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं। बताइए भाई कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए वीड लगते हैं तो वीडीसाइड यूज करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, तो ना तो लाइम कोई वीडीसाइड है ना यूरिया हमारे पास वीडीसाइड, ये प्रमोट करेगा। कॉपर सल्फेट भी अगर बात करें तो ये भी जो है क्या करेगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट भी एक तरह से मेन्योर की तरह ही थोड़ा काम करेगा वहां पर। ओके, तो इसलिए डायूरॉन जो है आपके पास, ठीक है, वो क्या है, हर्बिसाइड है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये इस हर्बिसाइड को हम यूज करते हैं, कंसेंट्रेशन काफी कम रखी जाती है ताकि हार्म ना करे भाई मछलियों को, ठीक है, तो 0.1 टू 0.3 ppm तक की जो है कंसेंट्रेशन में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए तो ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे पास कि अगर एल्गल ब्लूम और ही ज्यादा हो जाए, मेन्यूर हमने ज्यादा डाल दिया गलती से, एल्गल ब्लूम बढ़ गया, वहां पर जो है पूरे पूरे एक्वाटिक प्लांट ही बढ़ गए, तो वह कैसे कंट्रोल करेंगे भाई उनको, एक तो ड्रेजिंग के थ्रू कर सकते हैं, चेनिंग के थ्रू कर सकते हैं कि उनको खींच करके बाहर निकाल दो। मछलियों को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अलग करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे, पहले से ऊपर से ढका हुआ है, तो इसलिए केमिकल का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं। फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो ड्राई होने के टाइम पर इसको इजिली हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर। चेनिंग और ड्रेजिंग प्रोसेस इसे कहते हैं, चेन डाल करके या कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके खींच करके सरफेस के बिल्कुल साइड में इसको हम ले आते हैं, ठीक है। 18 भाई डायूरोन, एल्गल ब्लूम भाई, एल्गल ब्लूम की बात की जा रही है आपका, रागिनी जी, ठीक है, एल्गल ब्लूम यानी कि जब क्या हो जाता है, पॉन्ड है, तालाब है, तालाब में जो है पूरा का पूरा, मान लीजिए हमने मेन्यूर ज्यादा डाल दिया, तो मेन्यूर में क्या होंगे, न्यूट्रेंट होंगे, उसमें सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रेट होंगे, सल्फेट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, प्लांट ग्रोथ को थोड़ा बिल्कुल जो है बढ़ा देंगे, एकदम से बढ़ा देंगे, बूस्टअप मिलेगा प्लांट ग्रोथ को। जैसे ही यहाँ पर बूस्टअप मिला तो इनकी जड़ें कहाँ रहेंगी भाई, पौधे की, यानी कि ये पूरा का पूरा सरफेस कवर कर लेंगे, पानी के ऊपर तैरते रहेंगे,
ओके, और इनकी ग्रोथ और ज्यादा होती जाएगी। नीचे मछलियां सरफेस के नीचे है, पानी के अंदर है, तो ना तो उनको लाइट सही से मिलेगी, ना जो ऑक्सीजन यहाँ पर है उसको ये जड़ें इस्तेमाल कर लेंगी, पौधे इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो भी प्रॉपरली वहां पर जो है ना मिल पाएगी उनको। तो इस तरह से जो है काफी ज्यादा क्या देखी जाती है उनमें, डिफिकल्टी देखी जा सकती है यहाँ पर उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट में। इसलिए डायूरोन हम जो है क्या करते हैं, इस्तेमाल वहां पर करते हैं। ओके, पॉन्ड एम्बैंकमेंट मतलब कि पॉन्ड का किनारा भाई, ठीक है, पॉन्ड का किनारा। जैसे ये आपने जो है मान लीजिए स्केयर फॉर्म में जो है एक पॉन्ड तैयार किया, तो ये जो किनारा रहेगा यहाँ पर इसका, जहां पर चल चल के हम क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, पॉन्ड को जो है मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो इसे पॉन्ड एम्बैंकमेंट कहा जाता है, ये वाले जो किनारे रहते हैं उसके। और ज्यादातर पॉन्ड एम्बैंकमेंट में ही क्या बनाए जाते हैं, दूसरे हाउसेज, जैसे हमने अगर क्या रखना हो, जो अगर हमने पिगरी पालनी हो भाई, ठीक है, जो पिग्स को रखना, तो इनका शेड बनाया जाएगा, यहाँ पर साइड में बनाया जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है जो ढलान वाली जगह पर बनाया जाए, जहां पर थोड़ी ढलान हो, ताकि अपने आप ही उस एक हम यहाँ पर चैनल तैयार करेंगे, और चैनल के थ्रू जो मेन्यूर है वो अपने आप ही कहाँ पर इसमें जाता रहे, पॉन्ड में जाता रहे। ओके, तो पॉन्ड एम्बैंकमेंट है, इसके किनारे के बाद जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, पिग का जो शेड है वो होना चाहिए। बाकी जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को हम डायरेक्ट इसी के ऊपर ही पाल लेते हैं, नीचे पॉन्ड है और उसी के ऊपर जो है क्या बना देते हैं, शेड तैयार कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया द रिकमेंडेड स्टॉकिंग एंड हार्वेस्टिंग शेड्यूल फॉर इंटीग्रेटेड पिग कम फिश फार्मिंग। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है अब आपसे नेक्स्ट ईयर, पहले हमने इसी क्वेश्चन की बात कहां पर की थी, प्रीवियस सिस्टम में पोल्ट्री कम फिश में बात की थी। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में जो है स्टॉकिंग का टाइम क्या है, हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है। भाई देखिए, अगर ओवरऑल डेटा की हम बात करें, तो आपने जो है क्रॉप में, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, बार बार ये कहता हूँ कि आप मेजर सिर्फ सीरियल्स ओवरऑल क्या प्रोडक्शन रही, क्या एरिया रहा, ठीक है, कौन सा राज्य जो है टॉप का है, कौन सा सेकंड पे है, कौन सा थर्ड पे है, ठीक है, इतना याद रखना है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए कंप्लीट मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई है, अटैच करवाई है, जिसमें जो हम देख सकते हैं उसको डेटा क्या क्या है, उसको जाने की जरूरत नहीं, पोजीशन आप देखिए बस फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन कौन है। ठीक है, और उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, आंकड़े ज्यादा याद नहीं रखते, बस ये पोजीशन याद रखना है, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर जो है कौन सा राज्य यहाँ पर रहता है, कौन सा टॉप प्रोड्यूसर है। और टॉप प्रोड्यूसर को जो है याद जरूर रखना है, अलग अलग जो मेजर मेजर क्रॉप है। माइनर फसलों में वहां पर भी मत जाइएगा, जो मेजर मेजर फसलें हैं वो, या सीरियल कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं, अगर इसी की हम बात करें, खाद्यान्न फूड ग्रेन कहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में फूड ग्रेन सबसे ज्यादा है भाई। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो अदर क्रॉप्स में जैसे पल्सिस कहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में पल्सिस सबसे ज्यादा है। तो ऐसे आप जो है याद रखिए उसको। ठीक है, जरूरी नहीं आप सारे के सारे आंकड़े ही याद कीजिए, नॉर्मल जो आप रैंक याद कर लीजिए। ओके, ओवरऑल आंकड़े अगर याद करने तो ग्रुपिंग में याद कीजिए, सीरियल के सीरियल का ओवरऑल मिलाकर के एक सीरियल का देख लिया, ठीक है, एरिया क्या है, प्रोडक्शन क्या है, और जो कुछ में ज्यादा है अगर याद करना है थोड़ा, तो आप जो है क्रॉप को, मेजर मेजर क्रॉप को कर सकते हैं भाई, इससे कम नहीं हो सकता। अगर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारी है, कई बार माइनर क्रॉप का ही पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्शन कितनी रही, सबसे ज्यादा कहाँ पर जो है उत्पादक राज्य कौन सा रहा इस फसल का, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। इसलिए याद करने की मैक्सिमम कोशिश कीजिए, मेमोराइज करने की जो है मैक्सिमम कोशिश कीजिए, और अगर आप बार बार इन चीजों को देखते रहेंगे तभी आपको ये याद रहेंगे। देखिए इसकी भी ग्रुपिंग कर लीजिए भाई। ठीक है उर्वशी जी, जैसे हमने अभी बात की, यहाँ पर भी आपके पास लगभग जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भी आपके पास, यहाँ पर आंसर आपका सिमिलर है जैसे पहले वाला था हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं, दो मिल गए। जो स्टॉकिंग डेंसिटी हमने देखा वो भी देखिए सेम थी, स्टॉकिंग का जो टाइम है वो भी देखिए दोनों सिस्टम में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे बस आपको बस एक ही जगह याद रखना है, तो दोनों के लिए जो है एप्लीकेबल ये रहेगा, कि जो स्टॉकिंग की जाएगी वो मार्च में की जाएगी, और हार्वेस्ट कब किया जाएगा, अक्टूबर और नवंबर के समय पर जो है यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर बात करें साउथ की, तो साउथ में भी वही रहेगा कि जून के समय पर मेजरली क्या किया जाता है, हमारे पास वहां पर देखने को मिलती है कि हम क्या करते हैं, जून के समय पर जो है ज्यादातर स्टॉकिंग फॉलो की जाती है, और उसके बाद जो है सितंबर अक्टूबर तक के आसपास क्या कर देते हैं, हार्वेस्टिंग वगैरह जो है वहां पर कर दी जाती है। भाई सारा का सारा आपके बुक में मेंशन है भैया, ठीक है, सारा का सारा बुक में मेंशन है, आप चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर में जो है आप जाइए
इस चैप्टर पे कौन सा रहता है हमारा, पिगरी कम फिशरी पे जाइए भाई, ठीक है। लाइफ स्टॉक के अंतर्गत एक चैप्टर है आपका पिगरी कम फिशरी वाला, उसमें जाइए, उसमें आपको सारा का सारा ये मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपरली फेड पिग्स इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग जनरली रीच स्लॉटर मैच्योरिटी विद इन। देखिए अगर हम प्रॉपरली क्या करते हैं यहाँ पर फीड कराते हैं पिग्स को जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम, अगर अच्छे तरीके से हम खाना वगैरह देते हैं तो लगभग वो स्लॉटर करने के लिए यानी उनमें से प्रोड्यूस लेने के लिए कब जो है वो तैयार हो जाएगा, 3 से 4 महीनों में, 6 महीनों में, 9 महीनों में या 12 महीनों में, बताइए। कब तैयार हो जाएगा भाई प्रॉपरली, बिल्कुल ठीक है, कितने 6 मंथ के अंडर अंडर, और 6 महीने से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो वो फिर ओवरवेट हो जाते हैं। ओके, फैट डिपोजिशन उनमें ज्यादा हो जाती है जो मीट के लिए फिर प्रेफरेबल नहीं रहते, तो इसलिए 6 महीनों के अंदर अंदर ही। यानी कि आपने यहाँ पर जो है एक चीज और गौर की होगी कि जो हमने फिशिस के बारे में जाना था तो फिशी में हमने देखा था कि जो कंप्लीट हार्वेस्टिंग होगी वो होगी 12 मंथ्स में, ठीक है, कंप्लीट हार्वेस्टिंग होगी 12 मंथ में। यानी कि यहाँ पर नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर देखें तो एक कंप्लीट हार्वेस्ट हम यहाँ पर लेते हैं मछलियों का एक बार में, और यहाँ पर 2 बार में लेते हैं, किसमें, जब भी हम दूसरा इंटीग्रेटेड सिस्टम पिगरी के साथ करते हैं तो पिगरी की हार्वेस्टिंग साल में 2 बार हो जाएगी, 6-6 महीने में होगी, तो साल में 2 प्रोड्यूस जो है वहां से लिए जाएंगे, ठीक है, 2 प्रोड्यूस वहां पर लिए जाएंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्मॉल इंटरप्राइजेस इन एग्रीकल्चर। अब देखिए नेक्स्ट जितने भी हमारे पास यहाँ पर 10 क्वेश्चन है अगले, ये सारे के सारे आपके एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। बिल्कुल भाई अंकित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओवरवेट में देखिए फैट ज्यादा हो जाता है तो उसको प्रेफर नहीं करते भी फिर लोग ज्यादा, ठीक है, उसमें फैट डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है। ओके, ओवरवेट किस कारण होता है, क्योंकि इनका एफसीआर हमने पहले भी बात की है, जो फीड कन्वर्जन रेशियो है इनका कितना होता है, 3:1 का होता है इनका। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा सफिशियंट है भाई ये, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाले हैं यहाँ पर, यानी कि कम से कम खा करके ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 केजी खाएंगे तो 1 केजी जो इनका बॉडी वेट इंक्रीज हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें यही एफसीआर की, अगर गाय में बात की जाए तो उसका जो है 12 से 13 तक का रहता है भाई, 10 12 13, ठीक है, ब्रीड पर भी डिपेंड करता है। इतना जो है उसका 1:1 है, यानी कि इतना किलो खाएगी तब जाकर के 1 किलो तक के वेट को इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पर सिर्फ 3 केजी खाओ 1 केजी वेट बढ़ा लो, और वो खाना भी कैसा, प्रॉपर न्यूट्रिटिव नहीं, स्केवेंजिंग करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर से ही गंदगी वगैरह खाते हैं। देखिए आपने देखे भी होंगे जो स्केवेंजिंग सिस्टम में पाले जाते हैं यहाँ पर पिग्स, तो उनका फिर भी बॉडी वेट काफी ज्यादा जो है देखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर इंटरप्राइजेज रिलेटेड सारे सारे क्वेश्चन रहेंगे, इनको ध्यान से देखना है आपने। बहुत से लोग कह रहे थे कि इंटरप्राइजेज में क्या क्वेश्चन बनेंगे और इंटरप्राइजेज का कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्मॉल इंटरप्राइजेज इन एग्रीकल्चर। इनमें से किसके थ्रू जो है बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि स्मॉल इंटरप्राइजेज क्या होते हैं। जैसे देखिए फैमिली ओन्ड, यानी कि एक फैमिली के अंतर्गत होंगे वो, ठीक है, कि उसका जो एक तरह से ओनर होगा एक फैमिली ही होगी सिर्फ। सेकेंडली देखिए कम्युनिटी बेस्ड, तीसरा लोकल मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि उसमें जो है कुछ लोग जुड़े हुए भी हो सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड वो हो सकता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही प्रोडक्ट वो तैयार कर रहा है, या लोकल मार्केट के लिए ही वो बना रहा है, वो होता है आपका स्मॉल एंटरप्राइज। या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक है कि एक्सपोर्ट तक किया जा रहा है, वो है आपका एंटरप्राइजेस स्मॉल वाले। या मल्टीनेशनल सीड एंड फर्टिलाइजर कंपनी, तो ये भी नहीं होगा भी, सिंपल सी बात है। या रीजनल फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बताइए भी कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था भी, बहुत से लोगों का आंसर डी भी आ रहा है। देखिए बहुत लोगों ने डी भी आंसर किया, तो ये नहीं है भाई, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई किसान है वो अपनी फैमिली के लिए उगा रहा है, वहीं पर थोड़ा बहुत वो व्यापार भी कर लिया, थोड़ा बहुत बेच लिया, अगर ज्यादा ही उसकी उस वक्त प्रोडक्शन वगैरह हो गई है तो उसने ठेला लगा करके बेच भी दिया भाई, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। जो ऐसे उद्यम होते हैं, ऐसे बिजनेस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाते हैं, और लोकल मार्केट तक ही ये रहते हैं सीमित, ठीक है, ऐसे एंटरप्राइज। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच एक्टिविटीज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि जो मीडियम एंटरप्राइजेस, जो मध्यम वर्ग के जो उद्यम रहते हैं, उद्यम होते हैं, ठीक है, उनमें जो है क्या देखा जाता है, कोल्ड चेन एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट तक जो है वहां पर होती है भाई, ठीक है। या सीडलिंग नर्सरी मैनेजमेंट, ये भी आपका किस में आएगा भाई, एमईज में आएगा क्या। या इसके अलावा ब्लॉक चेन एनेबल्ड सप्लाई चेन मॉनिटरिंग भाई,
या इसके अलावा डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल एट लोकल मार्केट। बताइए इनमें से मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी की जाती है, कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल भाई, डॉक्टर तोशी यादव जी बिल्कुल सही है, आयुषी श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही है, सभी का देखिए बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड चेन एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट तक की जहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, ऐसे जो इंटरप्राइजेस रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एमईज कहलाते हैं। ध्यान रखना है, मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाते हैं। ओके, यानी कि इनका मेजर जो काम है मीडियम इंटरप्राइजेस ज्यादातर इन्वॉल्व किस चीज में रहते हैं, इंप्रूवमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना किसमें, इंप्रूवमेंट में जो है इन्वॉल्व रहेंगे, शेल्फ लाइफ मेंटेन रहे इस चीज में ये प्रॉपरली इन्वॉल्व यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज एंटरप्राइजेस की। लार्ज एंटरप्राइजेस इन एग्रीकल्चर आर बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइए लार्ज एंटरप्राइजेस किन्हें कहेंगे, कोऑपरेटिव बेस्ड स्टोरेज एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। ये लार्ज एंटरप्राइजेस का जो है उदाहरण है कि कोऑपरेटिव्स हैं और उन्होंने जो है स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है किसानों को वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनका व्यापार भाई लार्ज एंटरप्राइज माना जाएगा। या हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन, या जिस व्यापार में ज्यादा से ज्यादा पैसा भी लगाया गया हो, उत्पादन भी उसका ज्यादा हो, वहीं पर देश और विदेश से जो है कंपनियां जहां पर क्या हुई हो मिल करके काम कर रही है, वो है लार्ज एंटरप्राइज। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड टूल रिपेयर वाला जो काम है ये आता है आपका लार्ज एंटरप्राइज में। या लोकल ब्रांडिंग और फार्म टू टेबल मॉडल ये आता है भी आपका, कौन सा यहाँ पर देखा जाएगा भाई। बिल्कुल, अब सारे के सारे जो है अच्छे से समझ चुके हैं इस बात को। क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिस व्यापार में ज्यादा खर्चा, आप देखिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक व्यापार ले जाना है तो उसमें खर्चा तो आएगा ही। तो एक तो हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां पर होती है जो स्मॉल इंटरप्राइजेस में नहीं होती, और साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन यहाँ पर देखी जाती है, यानी कि बिल्कुल वैश्विक व्यापार होता है भाई। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर जो है ट्रेड होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो ऐसे जो व्यापार है वो किसके अंतर्गत आएंगे, ऐसे जो उद्यम है वो लार्ज एंटरप्राइजेस के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटी का। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की लाइवलीहुड इंपैक्ट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, ये आपको बताना है भाई। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका पर्टिकुलरली लाइवलीहुड पर जो इंपैक्ट देखा जाता है स्मॉल इंटरप्राइजेस का वो क्या है, यहाँ पर की लाइवलीहुड पर जो है कौन सा इंपैक्ट यहाँ पर देखा जा सकता है, की कंपैक्ट कौन सा देखा जा सकता है। ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइजेस का पूछा जा रहा है भाई। ब्लॉकचेन ड्रिवन ग्लोबल ट्रेसिबिलिटी, या इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, या लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन, या इनकम डाइवर्सिफिकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। बताइए भाई, यानी कि अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस वाला बिजनेस कर रहे हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका आपके जीवन यापन पर, या ओवरऑल आपकी इनकम वगैरह पर क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है, ये पूछा जा रहा है भाई आपसे, बताइए। बिल्कुल, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, इनकम डाइवर्सिफिकेशन होगी। यानी कि अगर पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही हम उस किसी भी कमोडिटी को उगा रहे हैं या फसल को उगा रहे हैं और फैमिली के लिए ही सिर्फ यूज कर रहे हैं, तो तब तो मान लीजिए एक हम इनकम का हिस्सा बचा रहे हैं वहां पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो भी इनकम जनरेट ही करना हुआ, कहीं बाहर से नहीं खरीद रहे हैं। बाहर से खरीदते तो पैसा देना पड़ता, इनकम चली जाती। अब अपने आप उगा करके ही खरीद रहे हैं, यानी कि थोड़ा पैसा वहां पर बचा। ठीक है, तो ये तो सही है कि इनकम डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। और सेकंड क्या है, स्किल डेवलपमेंट भी हो जाती है। धीरे धीरे जैसे हम बाहर बेचना शुरू करेंगे अपनी चीजों को, तो वैसे वैसे हम व्यापार में आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर जो है सबसिस्टेंस से फिर सेमी कमर्शियल पे पहुंचेंगे, सेमी कमर्शियल से कमर्शियल लेवल पर पहुंचेंगे फार्मिंग में। ठीक है, आगे देखिए मीडियम इंटरप्राइजेस सपोर्ट फार्मर मेनली बाय। देखिए मीडियम इंटरप्राइजेस में ऐसा क्या फीचर देखा जाता है जो फार्मर को जो है एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए लिंकिंग देम विद नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, जो मीडियम इंटरप्राइज है उसमें जो है फार्मर को नेशनल यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर और जो अंतरराष्ट्रीय लेवल तक के जो मार्केट होते हैं उनके उनमें जो है इनको एक्सेस मिलता है, वहां पर वो लिंक बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट को उत्पादों को बेच सकते हैं। या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, इसमें जीएमओ क्रॉप या जीएमओ सीड जो है प्रोवाइड कराया जाता है भाई। या इसके अलावा देखा जाए तो देखिए यहाँ पर एंगेजिंग इन फ्रीज ड्राइंग एंड यूएसटी प्रोसेसिंग, या इसके अलावा ऑफरिंग ड्रोन बेस्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर। बताइए मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सा फायदा प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर फार्मर के लिए, इनमें से कौन सा फायदा जो है फार्मर के लिए प्रोवाइड करती है। देखिए कुछ का ऑप्शन बी भी आ रहा है, बट ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जिसका भी राइट आंसर ए है, ओके, वो ध्यान देना है।
यानी कि देखिए मीडियम एंटरप्राइजेस जो है यहाँ पर अलाउ करते हैं कि आप जो है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक जो है क्या हो लिंक बने भाई, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, हमने पहले देखा वैल्यू चेन और कोल्ड चेन फैसिलिटीज जो इनकी रहती है, ताकि अगर एक जगह पर हमारा प्रोडक्ट कहीं उत्पादित हुआ तो उसको हम जो है पूरे के पूरे देश में एक कोने से देश के दूसरे कोने तक ले जाएं, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ भाई, यहाँ पर लिंक बढ़े, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह से लिंक बढ़े फार्मर के, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ डिपेंडिंग ऑन लार्ज इंटरप्राइजेस, ये बताइए भाई। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम बड़े व्यापारों पर ही डिपेंड रह जाएं, या कोई पर्टिकुलर फार्मर है वो सिर्फ बड़े व्यापार को ही क्या कर रहा है, प्रॉपरली जो है सिर्फ बड़े व्यापार पर ही है, और वो छोटे व्यापार को नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी पर आश्रित है, तो उसका क्या नुकसान वहां पर देखा जा सकता है। देखिए जैसे कि लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या हो सकता है यहाँ पर, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है यहाँ पर क्या हो सकती है, कमी आ सकती है भाई, ठीक है, उसकी कमी देखी जा सकती है। इसके बाद लिमिटेड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस, फिर अगर हम लार्ज स्केल में जाने लग गए या अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ही बेचने लग गए, लार्ज इंटरप्राइज में ही जाने लग गए, तो जो आसपास के लोकल मार्केट होंगे वहां पर नहीं बेचेंगे चीजें, तो वहां पर अवेलेबल भी नहीं होंगी, फिर तो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर होगी। या फार्मर ऑटोनॉमी ड्यू टू रिड्यूस्ड फार्मर ऑटोनॉमी ड्यू टू मार्केट डिपेंडेंसी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, पर्टिकुलरली जो फार्मर है, ठीक है, मार्केट पर डिपेंडेंसी उनकी कम हो जाएगी, और इस तरह से वो अपने आप में देखा जाए तो अपने आप थोड़ा थोड़ा उगाना जो है यहाँ पर शुरू करते हैं। या इसके अलावा देखा जाए, देखिए मिनिमल रोल इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बताइए भाई कौन सा जो है यहाँ पर लार्ज इंटरप्राइज पे डिपेंड होने का एक तरह से खतरा भी देखा जाता है भाई, यानी कि जरूरी नहीं सारे के सारे वहां पर फायदे ही हों, कोई ना कोई खतरा भी वहां पर उसका रहता है, कोई ना कोई नुकसान भी होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर, रिड्यूस्ड फार्मर ऑटोनॉमी ड्यू टू मार्केट डिपेंडेंसी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस ऑफन कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग बाय, ये देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पर, यानी कि जो छोटे उद्यम है, ठीक है, सामुदायिक आर्थिक मजबूती में जो है ये योगदान देते हैं, किस तरह से देते हैं भाई, एस्टेब्लिशमेंट मल्टीनेशनल ट्रेड रूट्स, या देखिए क्या बनाते हैं, मल्टीनेशनल ट्रेड रूट्स जो है एस्टेब्लिश करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यापार इजीली चलाया जा सके भाई, ठीक है। 26 में ऑल अबव भी हो सकता है क्या, लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता भाई, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो इस पे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें दूसरी कंट्रीज तक या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हमें व्यापार करना है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, स्टोरेज स्ट्रक्चर पर जो है वहां पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, वहां पर कमी नहीं होगी, अगर देखा जाए ध्यान वहां पर दिया जाएगा, बनाए भी उस तरीके से जाएंगे भाई फिर, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी अपने अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि अगर किसी ने सोचा होगा कि मुझे दूसरे देश में भेजना है, तो उसके पास पहले फैसिलिटीज उसने रखी होंगी, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते हम, ओके। और ये भी नहीं कह सकते लिमिटेड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी प्रोड्यूस की, अगर लार्ज व्यापार करने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने आप भी इन्वॉल्व होते हैं, जरूरी नहीं सारे के सारे जो है सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटरप्राइजेस पे ही जाएं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लोकल लेवल पर भी डिस्ट्रीब्यूट चीजें होंगी, अपनी कंट्री से भी कमाया जाएगा, इसलिए नहीं कि बाहर ही भेजा जाएगा भाई, क्योंकि सबकी फैमिलीज, कोई भी व्यापारी होगा तो उसकी भी तो फैमिलीज वहां पर होंगी, तो अपने लिए सब्सिस्टेंस पहले देखी जाती है, एक्सपोर्ट बाद में देखा जाता है फिर, ठीक है। अगला देखिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑफन कंट्रीब्यूट टू कॉमनली इकोनॉमिक स्ट्रेंथिंग बाय कम्युनिटी इकोनॉमिक स्ट्रेंथिंग बाय, यानी कि छोटे उद्यम में सामुदायिक आर्थिक मजबूती में योगदान देते हैं, किस तरह से देते हैं भाई, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या होता है यहाँ पर, कोऑपरेटिव नेटवर्क एंड फेयर प्राइसिंग, क्या होता है यहाँ पर, कोऑपरेटिव नेटवर्किंग यहाँ पर बनती है, यानी कि जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, जैसे जैसे जो है देखिए आप सब्जी मंडी देखते होंगे, जो लोकल आपके गांव की या एरिया की सब्जी मंडी होती होगी, वहां पर बहुत सारे जो है ठेला लगा करके किसान अपनी सब्जियां बेचते हैं भाई, तो उनकी अगर बात की जाए तो उनमें कोऑपरेटिव नेटवर्क फिर एक तरह से धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है, ठीक है, कि जैसे रेट क्या डिसाइड करने हैं तो वो उनके हिसाब से पूरी पूरी मंडी में आपको मिलेंगे, वो कहीं कहीं क्वालिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक जो बेसिक रेट रहेगा वो बराबर सा सारे में देखा जाएगा, तो इस तरह से कोऑपरेटिव नेटवर्क बढ़ जाता है और एक फेयर प्राइसिंग जो है मिलती है। अब सारे के सारे देखिए, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि टमाटर जो है वो 50 रुपए केजी ही बेचेंगे, ठीक है, इससे कम कोई नहीं बेचेगा, क्वालिटी खराब हुई तब में भी बेच सकता है, बट अच्छी क्वालिटी जो रहेगी 50 से कम में नहीं बेचना है,
तो इस तरह से क्या बना यहाँ पर, फेयर प्राइसिंग भी उनको मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस वो उस हिसाब से फिर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें बढ़ती है, एक तो कोऑपरेटिव नेटवर्क, दूसरा जो है यहाँ पर फेयर प्राइसिंग मिलती है, उचित दाम मिलते हैं। आगे देखिए, विच इंटरप्राइज टाइप इज द मोस्ट इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। बताइए भाई, जैसे स्मॉल हम जानते हैं भाई नहीं होती इसमें, स्मॉल वाले ध्यान नहीं देंगे, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में कोई ध्यान नहीं देंगे, वो अपना प्रोड्यूस ठेले पे भी बेच देंगे। ठीक है, उनको बीज मिलेगा, अच्छा बीज मिलेगा, उसको उगाएंगे, नॉर्मली ही मैनुअल तरीके से ही उगाया, जरूरी नहीं वो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करें, तो स्मॉल में तो नहीं होगा। बाकी बताइए, लार्ज में होगा ये, मीडियम में होगा, या कम्युनिटी बेस्ड कोऑपरेटिव में होगा, कहां पर सबसे ज्यादा रिसर्च और टेक्नोलॉजी में ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर देखिए, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को जो है लार्ज एंटरप्राइज के अंतर्गत लाते हैं, तो यानी कि हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं, नेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं। और जब भी इंटरनेशनल लेवल पर लिया जाता है या एक्सपोर्ट लेवल पर हम किसी कमोडिटी को लाते हैं, तो वो प्रॉपरली स्टैंडर्ड को फॉलो की होनी चाहिए भाई। ठीक है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड भी फॉलो करने होते हैं। स्टैंडर्ड कौन प्रोवाइड करता है? स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा जो इंपोर्टिंग कंट्री होगी, वो अपना कंप्लीट एक फॉर्मेट लिख के आपको दे देगा, स्टैंडर्ड दे देगा कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ये उसमें जो है फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये कंटेंट उसमें होना चाहिए, ये कंपाउंड उसमें होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से देगा। और फिर प्रॉपर्ली जो है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें क्या देना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें उसकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या है, काफी ज्यादा जो है यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे बेहतर से बेहतर और स्टैंडर्डाइज जो हम अपने प्रोडक्ट को बनाएं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द की रोल ऑफ मीडियम इंटरप्राइजेस इन वैल्यू चेन इज। देखिए, अब वैल्यू चेन की बात की जा रही है कि मीडियम इंटरप्राइजेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या देखा जाता है, एक मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या देखा जाता है, यहाँ पर मुख्य भूमिका जो है क्या देखी जाती है, किसमें? वैल्यू चेन में। ठीक है, जो मूल्य श्रृंखला जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल इन विलेजेस, इसके थ्रू देखा जाए तो कंज्यूमर में देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या देखा जाता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल जो है देखी जा सकती है। जैसे विलेज में कोई आया, बीच का कोई आढ़ती लोग नहीं है, कोई जो है बीच में मीडियोकर पर्सन नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है, किसान जिसने उगाया है वो बेचने वाला है, और खरीदने वाला वहां पर डायरेक्ट कंज्यूमर है। बीच का कोई आदमी उनमें कोई डील नहीं करा रहा है, कोई आड़ती वाला काम वहां पर नहीं है, जैसे मंडियों में रहता है। ठीक है, मिडल मैन होते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज जिन्हें कहते हैं वो होते हैं, बट यहाँ पर नहीं देखा जाता, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट में चीजें बेच दी जाती हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस थ्रू स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, या मीडियम इंटरप्राइज में क्या देखा जाता है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है वो कम होते हैं। सपोर्टिंग सीडलिंग नर्सरी एट हाउस होल्ड लेवल, और हर घरेलू लेवल पर ये क्या करते हैं, जो सीडलिंग नर्सरीज वगैरह होती है उनके लिए जो है एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड जानकारी वगैरह हो गई, इसके अलावा उनके लिए देखरेख के संसाधन प्रोवाइड करते हैं। या एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशिंग ब्लॉक चेन बेस्ड एक्सपोर्ट सिस्टम। देखिए, ब्लॉक चेन काफी जगह पर हमें ये देखने को मिलता है, ब्लॉक चेन क्लास मैंने आपको बताया। जैसे कि ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, प्रॉपर्ली जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, जहां पर हमें पूरी की पूरी तरह से पता हो कि चीज कहाँ से, एक तरह से ओरिजिन प्लेस इसका क्या है, कहाँ से ये उत्पादित की गई है, कौन इसका उत्पादक करता है, और कहाँ कहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होकर के ये आई है, स्टैंडर्ड क्या है इसमें, जो प्रॉपर जो है इस चीजों का ब्यौरा हमारे पास रहता है, और प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जब किसी चीज की मार्केटिंग की जाती है तो वो ब्लॉकचेन बेस्ड कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल एक चेन बना दी जाती है उसकी, बिल्कुल एक वैल्यू चेन में प्रॉपर तरीके से चलता है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ जब प्रोडक्ट चलता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट सिस्टम में ब्लॉकचेन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यहाँ पर जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि ये वैल्यू चेंज हो गए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह होगी, वो प्रोवाइड करता है। अगर वो प्रोवाइड की जाएंगी तो काफी लंबे समय तक, यानी कि जो शेल्फ लाइफ है, जो अपना नेचुरल डीके होने वाला टाइम है किसी प्रोडक्ट का, वो बढ़ जाता है, और वो लंबे समय तक हम उसको बेच सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, बात करेंगे इसकी, फ्रॉम अ फ्यूचर परस्पेक्टिव विच टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन इज एक्सपेक्टेड टू रीशेप बिजनेसेस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें कि आने वाले समय में जो है यहाँ पर ऐसी कौन सी नई तकनीक हो सकती है, या आने वाले समय पर जो है ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी हो सकती है जो एग्रीकल्चर बिजनेस में जो है एक काफी बड़ा चेंज लाए, या एक तरह से एग्रीकल्चर, चाहे बिजनेस की बात करें चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें, उसको जो है और ज्यादा बेहतर बनाए। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है भाई? कोऑपरेटिव इरिगेशन स्कीम लाने से ऐसा हो सकता है,
या जो है स्मॉल स्केल सीडलिंग नर्सरी को और ज्यादा बढ़ावा देने से ऐसा हो सकता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन चीजों का इस्तेमाल करके, यानी सिंपल सी बात है स्मार्ट फार्मिंग या प्रिसीजन फार्मिंग का इस्तेमाल करके हम जो है ये चीजें कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर बिजनेस को बढ़ावा दे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे, या विलेज लेवल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूनिट एस्टेब्लिश करके ये कर सकते हैं। बताइए, मॉडर्न टेक्निक की बात की जा रही है, बिल्कुल भाई ठीक है। कौन सा हो जाएगा मॉडर्न टेक्निक हमारे पास यहाँ पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जब हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, किसी तरह की डिजीज का कोई खतरा नहीं रहेगा, किसी तरह के कोई दूसरे पेस्ट का कोई खतरा नहीं रहेगा, मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो पाएगी, इरिगेशन शेड्यूलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, अगर हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इरिगेशन के लिए या स्प्रे करने के लिए, तो वो एफिशिएंट तरीके से ही वहां पर करेंगे। तो इस कारण से कम इनपुट में ही हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कर पाएंगे, यहाँ पर जो है प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रिसीजन फार्मिंग या स्मार्ट फार्मिंग अगर हम अपनाते हैं, एआई जैसे टूल का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा ले लेंगे, और साथ ही साथ प्रोडक्शन अगर क्वालिटेटिव रहेगी तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा जो है मार्केटिंग भी कर सकते हैं और एग्री बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी विलेज लेवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूनिट। तो देखिए, विलेज लेवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूनिट क्या रहती है हमारे पास? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपके क्या हो गए, पर्टिकुलरली जैसे कि जो कम कंसेंट्रेटेड होते हैं नॉर्मली देखा जाए तो, ठीक है, ज्यादातर कम कंसेंट्रेटेड, यानी कि अगर हम यूरिया यूज कर लें, भाई यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर है, यूरिया यूज कर ले, ये यूरिया तो केमिकल है वो आपने यूज किया, दूसरा ऑर्गेनिक यानी कि अगर जैविक पदार्थों का हम यूज करें भाई, एक तो ऑर्गेनिक मेन्यूर हो गया, ऑर्गेनिक मेन्यूर में तो गोबर की खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हमारे पास जैसे माइक्रोराइजा हो गया या राइजोबियम कल्चर हो गया, जो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं फसलों में। तो उनके जो फर्टिलाइजर बनाने की जो यूनिट्स है भाई, ठीक है, उनके फर्टिलाइजर बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उसको हम गांव में ही खोल दें भाई, ठीक है, ये जो है इसका मतलब रहता है हमारे पास, अगर गांव में ही खोल देते हैं तो वो जो है आगे एग्री बिजनेस को और ज्यादा बढ़ावा देगा। तो देखिए, हमें फर्टिलाइजर से उतना ज्यादा यहाँ पर लेना देना नहीं है, हमें जो है आउटपुट चाहिए एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर की आउटपुट हमें चाहिए तो हमें एआई पे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एआई के थ्रू हम इरिगेशन कर सकते हैं, एआई के थ्रू हम स्प्रे कर सकते हैं, एआई के थ्रू हम जो है मॉइस्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, एआई के थ्रू जो हम सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं, सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन है, ये भी एक तरह से हो सकता है पर्टिकुलरली, बट अगर सिर्फ हमने फर्टिलाइजर पर ही ध्यान दिया तो बाकी की चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए 29 का टी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्लॉक चेन एक्सपोर्ट सिस्टम। अच्छा भाई, ठीक है, तो ब्लॉक चेन एक्सपोर्ट सिस्टम जैसे मैंने पहले आपको बताया, मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो ब्लॉक चेन यानी कि जो प्रॉपरली ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू भी जिस जैसे प्रोड्यूसर है भाई, ठीक है, ध्यान देना आपने यहाँ पर प्रोड्यूसर है, ओके, इसके बाद देखा जाए तो कंज्यूमर है, ओके। अब प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर के बाद जो अनाज जाएगा या जो भी उत्पाद जाएंगे वो कहाँ तक जाएंगे, कंज्यूमर तक जाएंगे। अब हर एक प्रोड्यूसर जो है मार्केटिंग नहीं करता, मार्केटिंग चैनल ही अलग रहता है हमारे पास, ठीक है, मार्केटिंग अलग ही चैनल रहता है जो प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक उसको पहुंचाएगा, जिसे हम वैल्यू चेन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्या कहते हैं उसे, वैल्यू चेन कहते हैं। अब वो वैल्यू चेन किस तरीके से ज्यादा सुधारी जा सकती है, तो वो सुधारी जा सकती है दोनों मोड से, यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग भी हो उस चीज की पर्टिकुलरली, ठीक है, जो मिडल मैन है वो कम से कम हो, सरकारी संस्थाएं जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे यहाँ पर, और कोई ना कोई पोर्टल हो, जैसे एपीएमसी है भाई, ठीक है, एपीएमसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ठीक है, एपीएमसी के पोर्टल रहते हैं हमारे पास, वहां पे अनाजों को हम बेच सकते हैं, सभी मंडियों का जो है दाम वहां पर पता कर सकते हैं, पूरी तरह से उसको जान सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है उचित दामों में बेच सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट देखिए एक तरह की वैल्यू चेन में जो इंप्रूवमेंट लाई जाती है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, ऑफलाइन मैनेजमेंट के थ्रू, कोल्ड चेन फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर है, तो ये आपकी ब्लॉक चेन कहलाती है, क्या कहते हैं इसे, इसे हम ब्लॉक चेन कहते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर समझना है कि जितनी ज्यादा इंप्रूव्ड हमारे पास जो है वैल्यू चेन होगी, उतना ही सही से जो है क्या हो पाएगी, मार्केटिंग जो है हो पाएगी, और इनकम भी तभी जाकर के ज्यादा यहाँ पर जनरेट हो पाएगी, ठीक है। तो आपने ब्लॉक चेन का ध्यान रखना है, ब्लॉक चेन यानी कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम जो है ये रहता है वैल्यू चेन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बाकी बता सकते हैं, अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है, बाकी देखिए जितने भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली ये क्वेश्चन है, ओके,
या जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हम ये इंटरप्राइजेज से रिलेटेड बात करें, चलिए इंटरप्राइजेज को छोड़ के अगर जो दूसरे जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वाले आए हमारे पास जितने सारे यहाँ पर, या जो लाइफ स्टॉक वाले, ठीक है, सारे के सारे लाइफ स्टॉक वाले में आपने मेजरली थोड़ा फोकस करना है, वहां पर उनके जो आंकड़े हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना। बाकी तो मैनेजमेंट तो सभी में देखिए सिमिलर ही देखी जाएगी। पॉन्ड की जो एक तरह से मैनेजमेंट है वो किस तरह की जाएगी कि प्रॉपर उसमें मेन्यूर डालते रहो, कभी एल्गल ब्लूम लगेगा, डायूरोन डालो, वीडीसाइड डालो, उसको साफ कर दो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें तो वहां पर सेम ही रहेंगी। करते क्यों है इंटीग्रेटेड, ताकि मेन्यूर जो है वहां पर यूज हो सके, ये चीजें सेम है। हमने देखा स्टॉकिंग डेंसिटी, हार्वेस्टिंग, ठीक है, वो सारी की सारी वो भी चीजें क्या है, या स्टॉकिंग टाइम, वो भी जो है यहाँ पर सिमिलर देखा जाता है। तो इस तरह से ग्रुपिंग करके आपने थोड़ा यहाँ पर देख लेना है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। यहाँ पर ग्रुपिंग करके ही पढ़ना है सारे के सारे। चाहे हम डेटा की बात करें, चाहे हम इस तरह के स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो ग्रुपिंग करके अगर आप पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए ये पढ़ना। ओके, बाकी देखिए नेक्स्ट जो भी क्लासेस आपको मिलेगी सही से उनको जो है पढ़िएगा। बाकी जो भी डाउट रहेंगे नोट करके रखिएगा पहले, और नेक्स्ट सेशन में आकर के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई, ये भी सही कह रहे हैं कि जो ब्लॉकचेन है वो लार्ज में आएगी, यानी कि जो व्यापार है या जो बिजनेस है या जो उद्यम है वो सिर्फ बस नेशनल लेवल तक ही नहीं है, इंटरनेशनल लेवल तक भी है। यानी कि फॉरेन में जो है एक सिंपल पोर्टल खोल करके लोग देख सकते हैं कि इंडिया में जो है क्या प्राइस चल रहा है, किस कौन कौन से प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मार्केट कौन कौन से प्रोडक्ट हो रहे हैं, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट कौन कौन से है, ब्रांड इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, ऑर्गेनिक इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल जो है पहले से ही अवेलेबल रहते हैं। देखिए अभी तक तो ये देखा गया कि आपका जो MPFSO है, ठीक है, इसी में जो है आपका पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर को फिलहाल तक ऐड किया गया है, ठीक है, इसीलिए। और जो एग्रीकल्चर ऐड भी किया गया ये भी आपका बिल्कुल बेसिक है, जो अभी तक किसी दूसरे एग्जाम में ज्यादातर इस तरह का डायरेक्ट सिलेबस नहीं दिया जाता, जो बिल्कुल जनरलाइज सिलेबस है। देखिए ये जो आपकी कंप्लीट बुक है ये आपकी हैंडबुक रहेगी, और इसमें MCQ क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है। बाकी डिटेल्ड इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, डिटेल्ड नोट्स हैं, अपडेटेड डेटा है, बट MCQ नहीं है। बिल्कुल भाई, ई नाम है पोर्टल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, APMC हो गया, ट्रेस नेट है, मीट नेट है, ठीक है, हॉटी नेट है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है, pnut.net है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसका कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, बाकी फिर क्लास को एंड करते हैं। देखिए स्पेसिफिक इससे रिलेटेड आपको कोई MCQ बुक नहीं मिलने वाली है, ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिए इसके बारे में, इस सिलेबस से रिलेटेड MCQ बुक आपको नहीं मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। बाकी जितने क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट, क्लास के साथ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अभी आपको मॉक टेस्ट जब अवेलेबल हो जाएंगे उसमें आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे, तो इससे बाहर पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ना ही आपको बाहर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो भी मिलेंगे कुछ जनरलाइज क्वेश्चन मिलेंगे और वो सिलेबस से फिर हटके ही रहेंगे। ओके, तो किसी स्पेसिफिक बुक में स्पेसिफिक इस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। बिल्कुल भाई, ठीक है, एक्वाकल्चर में हमने सारे के सारे पूजा जी जितने एक्वाकल्चर में बनते हैं आपके इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंतर्गत वो सारे के सारे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्वाकल्चर मैंने पहले बताते एक तो क्रॉप बेस्ड है, तो क्रॉप बेस्ड यहाँ पर दिया नहीं गया है आपके सिलेबस में, बट फिर भी हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि पैडी कम फिश हम करते हैं, बट वो मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में। आपके पास मेजरली लाइफ स्टॉक और फिशरी का यहाँ पर मेंशन है, तो हमने उसको भी पढ़ लिया है। मे बी अगर वहां से पूछा गया क्वेश्चन इसलिए उसको पहले से हमने पढ़ के रखा है। और जितने सारे सिस्टम यहाँ पर बनते हैं प्लांट बेस्ड, तो पेडी कम या जो एग्रीकल्चर कम फिशरी बनता है, और जो एनिमल बेस्ड जितने सिस्टम थे पोल्ट्री के, डकरी के, पिगरी के, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए, इसके अलावा नहीं बनते भाई कोई और। ठीक है भाई, और देखिए टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करते रहिए, क्विज को अटेम्प्ट करते रहिए, जो भी डाउट है उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। आप क्लास आज देखेंगे, ठीक है, तो 2-3 क्लासेस बाद जब डाउट सेशन होगा तब तक आप भूल जाएंगे, इसलिए नोट करके रखिएगा और फिर नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।